पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और अब आपको लेकर चलते हैं हम 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। स्वीडन जैसी नाकाबिल बर्दाश्त हरकत दोबारा हुई तो हमसे कोई गिला न करे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। लाहौर में मुसलसल तीसरे रोज़ मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर कायद में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया की रिहाई की कोशिशें तेज़ करने के लिए वज़ारती कमेटी कायम कर दी। शांगला में लैंडस्लाइडिंग, 8 बच्चे जाँ बहक, मज़ीद की तलाश जारी। नांगा पर्वत पर फंसे पाकिस्तानी कोपैमा आसिफ भट्टी बहिफाजत बेस कैंप पहुँच गए। टाइटैनिक का मलबा दिखाने वाली कंपनी ओशियन गेट ने तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल का वहशियाना फ़ौजी ऑपरेशन ख़त्म, हर तरफ तबाही के मनाजिर। और सिख बरादरी ने दुनिया भर में 8 जुलाई को हरदीप सिंह नजर की याद में आज़ाद खालिस्तान रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया। जी, ये थे 60 सेकंड न्यूज़। आपने देख लिया दुनिया में क्या हो रहा है। अब ज़रा घर में क्या हो रहा है ये बता दूं। अच्छा, घर में ये हो रहा है कि बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। और बिजली का बिल ज़्यादा आने की एक सबसे बड़ी वजह है ठंडे एसी का इस्तेमाल। एसी ठंडे ही होते हैं वैसे, लेकिन नहीं, गर्म वाला भी है हमारे पास, ऑप्शन उसमें है। हीट एंड कूल सिस्टम है भाई। ठीक है, ठीक है। वैसे थोड़ी नहीं, तो उसमें हीट एंड कूल वाले में एसी का इस्तेमाल से बिल ज़्यादा नहीं आता। नहीं, मतलब ये कि आप एसी जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आजकल ठंडा ही कर रहे हैं ना, बिल्कुल, तो बस वो आपको ज़्यादा बिल आ रहा है। अब मैंने सोचा कि कोई ऐसी टिप्स होनी चाहिए कि जिससे आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर सकें और एसी चलाएं लेकिन बिल कम आए। कुछ इस तरह की कोई साइंस होनी चाहिए। कुंडा ना डालिएगा। नहीं, कुंडा नहीं। अच्छा। कुंडा वुंडा वाला मैं नहीं हूँ। ऐसी हरकतें मत कीजिएगा। ना मुझे कोई मराहत मिल रही है कि मेरे घर का बिजली बिल फ्री हो। हाँ। ऐसा भी कोई सिलसिला नहीं। हम ना कोई वापडा में नौकरी है हमारी। कोई मामला ही नहीं, कोई मामला ही नहीं। अच्छा, अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उसका टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना आपने मेंटेन करना। 26, 24, 25, 26, ये एक एवरेज बेहतर जो टेम्परेचर है उसकी एडवाइस हमें दी जाती है। उसकी ख़ास वजह है कि बॉडी जो है वो आपकी उस टेम्परेचर के अंदर कंफर्टेबल फील कर रही होती है। ये आपके लिए एक एवरेज बेहतर टेम्परेचर है। बिल्कुल। अगर आप उससे कम करते रहेंगे, 16 वगैरह पे चले जाएंगे, तो ज़ाहिर है आपकी बॉडी के लिए वो कुछ देर बाद अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अच्छा, 26 से बढ़ा देंगे तो भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा, वो थोड़ा ज़्यादा मतलब कम कूल की तरफ चले जाएगा। 16 वगैरह 18 वगैरह जो है ये ज़रा ज़्यादा कूल हो जाते हैं। तो इस वजह से उस टेम्परेचर पर ही मेंटेन करें अपने एसी को, जो कि आपके बॉडी का कंफर्टेबल टेम्परेचर है, विच इज़ अराउंड 22 to 24, 26। ठीक है जी। आप मतलब अपने रूम को फ्रीज़र ना बनाओ यार, बस ये बेसिक बात कहनी है मैंने। अगर आप रूम को फ्रीजर बनाएंगे गड़बड़ हो जाएगी। इंटरेस्टिंगली एसी ट्रिप भी नहीं करता। एसी ट्रिप नहीं करेगा तो उसकी जो वो है सिलसिला वो चलता रहेगा बाहर का यूनिट। तो आपने उसको ट्रिप होने का भी टाइम देना है। तो 26 पे रखेंगे तो वो ट्रिप हो जाएगा और बिजली कम इस्तेमाल करेगा। और जैसे कि हमने बात की थी कि जी 1 डिग्री तब्दील करने से 6% का फ़र्क पड़ता है बिल पर। तो अगर आपने जो है वो 16 से 17 पर अपना टेम्परेचर कर दिया तो 6% यानी 6% जो है वो कम बिल आएगा। तो अपने टेम्परेचर को थोड़ा सा मुनासिब करके रखें। तो एक तो ये चीज़ हो गई जो कि आपके टेम्परेचर की बात है। दूसरी चीज़, एसी चलाना है आपने, उसका फ़िल्टर खुदारा साफ़ करते रहें, चेंज करते रहें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी सर्विसिंग नहीं होती, उसकी सालों साल सर्विस नहीं होती, आगे गर्द जम जाती है उसके जी। और फिर उसको जो हवा का इनहेल और एक्सेल का मैकेनिज्म है वो नहीं हो सकता। वो जो क्लॉगिंग का जो अमल है ना वो हो जाता है उसके फिल्टरों के आगे। अब जब वो जम गया, अब हवा नहीं निकल रही उसमें से, आप लगे हुए एसी के सामने खड़े हुए यूं चेक कर रहे होते हैं ना, यार इसमें से हवा नहीं आ रही, भाई कहाँ से आएगी? वो आगे सारा ब्लॉक है। जब वो ब्लॉक है तो आप चाहे कुछ भी कर लें, उसका कोई हल ही नहीं होगा। तो ये आज ही जाके एसी का फिल्टर जो है वो मैं साफ करती हूँ। बस ये ज़रूरी है। आप घर में कर सकते हैं, आप घर में कर सकते हैं, किसी को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं। आगे से उसका ढक्कन खोलें, फिल्टर निकालें, पानी के नीचे उसको धोएं, जरा सुखाएं उसको और फिर वापस आके लगाएं और ढक्कन बंद करें। बहुत आसान तरीका है ये, आपको बाहर से किसी को बुलाने की। अच्छा, बेसिक वीडियोज अगर आप यूट्यूब पे देख लेना वो भी नजर आ जाएगा। बिल्कुल, कैसे आपने एसी को जो है उसके फिल्टर को साफ करना है। और वो आपका अगर बिल्कुल ही ख़राब हो गया उसको रिप्लेस कर लो भाई, कुछ कर लो, तो ये चीज़ आपके बिल में बड़ा फ़र्क डालेगी। तीसरी चीज़, एसी चला रहे हो साथ साथ पंखा भी चला दो। हैं जी? क्यों? उससे क्या होता है, एसी की जो हवा है वो गर्दिश उसकी ज़्यादा होती है।
जब गर्दिश ज़्यादा होती है तो कूलिंग जो है वो हर तरफ फैल रही होती है, ज़्यादा आपको जो है वो जल्दी कूलिंग महसूस हो जाती है। ओके जी, वरना क्या होता है कि आप पंखा नहीं चलाते, वो एक ही डायरेक्शन में कूल कर रहा होता है, उसको ज़्यादा वक्त लगता है। मॉडरेट स्पीड पे चलाएं, ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो कूलनेस है, ठंड की जो यूँ कह लीजिए कि तकसीम है, वो बेहतर हो जाती है। ठीक है जी, ये तीसरी टिप मैंने आपको दे दी। चौथी टिप, ये हमारे माशाल्लाह बड़े लोग कर रहे होते हैं, एसी आपने खोला, कोई ना कोई खिड़की खुली हुई है उसके साथ। क्या करना होता है? कोई ना कोई खिड़की खुली हुई है उसके साथ। अच्छा, ये नहीं, इतना पैदल तो मैंने आज तक वैसे अपनी जिंदगी में अच्छा, अक्सर वो मैंने देखा है भाई, वो खिड़की वो बंद होती है, वो आगे जो नहीं जाली वाली खिड़की होती है जो मच्छरों के लिए लगाई हुई होती है, वो बंद है, आपको पता ही नहीं होता, पता नहीं होता हाँ, कि वो खुली है खिड़की बेसिकली आपकी। अब भाई वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ है, आपके कमरे में अगर अटैच वॉशरूम है, उसका दरवाजा खुला हुआ है, वो उधर से क्या खुला हुआ है, आपका पंखा जो लगा होता है, एग्जॉस्ट, कूलिंग जा रही है बाहर आपकी, आपका एसी कूलिंग कर करके आपको दे रहा है, वो बाहर जा रही है। बिल्कुल, ये उन घरों में होता है जो आपदा वाले होते हैं, जिनके पैसे हम दे रहे हैं, या जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जिनको परवाह नहीं होती कि उनका बिल दे कौन रहा है, तो उनको पता ही नहीं होता एक्चुअली कि उनका बिल कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है और कितना आ रहा है और कौन पे कर रहा है। तो ये उनके साथ तो बहुत आम एक मामूल की बात है। और दरवाजे खुले, घर के कमरे खुले, एक कमरे से दूसरे कमरे में बच्चे दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं है एसी ऑन है ऑफ है, कूलिंग का उसका एहसास ही नहीं होता। दरवाजे खोल लेते हैं, हमारे यहाँ पे भी ये होता है, बच्चे आके चलो भाई दरवाजा खोल लिया, तो भाई दरवाजा खुल गया तो खुल गया, अब उससे कह रहे हैं बेटा दरवाजा बंद कर दो। अच्छा, इतने प्यार से हमें तो कभी किसी ने नहीं कहा वैसे। पहली दफा होता है ना प्यार से, फिर दूसरी दफा थोड़ा टोन इंक्रीज होती है, फिर तीसरी दफा होता है तो बंद करो, क्यों नहीं करो, दिल जल रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि आपके पैसे जा रहे हैं उस एसी से निकल के, ये हो रहा होता है। पांचवी चीज, एसी के अंदर होता है टाइमर। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, टाइमर होता है, उस टाइमर का इस्तेमाल करें, कुछ टाइम के बाद जो है आपका एसी बंद हो जाएगा। ये ना करें कि वह खोल के छोड़ ही दिया है भाई, हाँ, बस टाइमर का इस्तेमाल करें। अब आप सोने लगे, आपने उसको लगाया भाई, 2 घंटे बाद ये खुद बंद हो जाए। उस टाइमर को इस्तेमाल करेंगे, आपको उठना नहीं पड़ेगा, नींद में खलल नहीं आएगा, और आप भूलेंगे भी नहीं कि जी मैंने एसी चलाया हुआ था, अब आप भूल गए, चलो जी सो गए, चलो पूरी रात चलता रहेगा। तो कूलिंग तो वो स्टे कर रहती है ना आपके रूम में, और अगर आपको थोड़ी देर बाद लग रहा है कि नहीं भाई गर्मी हो गई, तो चलो फिर बाद में दोबारा खोल लीजिएगा। बिल्कुल, ये हो गई टिप्स। बिल्कुल सही, टिप ये टिप्स हो गई हैं। और अब आपको जरा लेकर चलते हैं हम सऊदी अरब की तरफ। अच्छा, वहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं बताती हूँ कि नियम सिटी के बड़े चर्चे हैं, मेगा प्रोजेक्ट उनका चल रहा है, तो मैंने सोचा इसके वाले से थोड़ा सा नाजरीन को बताएं क्या है। नहीं, ऐसे ना बताएं, लेके जाएं फिर बताएं। अब लेके जाना तो पहले सुन ले, हो सकता है लोगों का मजीद इंटरेस्ट डेवलप कर जाए, तो कोई हमें कहे कि आए जी हम सब मिल के चलते हैं, चलो। हाँ। तो वो जो मिल के चलते हैं ना, उसके लिए मैं ये ग्राउंड प्लॉट तैयार कर रही हूँ बेसिकली। तो सऊदी अरब का जो शहजादे हैं मोहम्मद बिन सलमान, अपने मुल्क को जदीद बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने विजन 2030 के नाम से बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें कि जो मेगा प्रोजेक्ट है वो नियम सिटी भी है। इन प्रोजेक्ट्स में सबसे अहम नियम सिटी को करार भी दिया जाता है, जिसका बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी बहुत चर्चा है। और बैनुल-अक़वामी मीडिया, ये हम भी उनके लिए तो बैनुल-अक़वामी है ना, बिल्कुल, तो हमारे मीडिया में चर्चा है। बिल्कुल, नियम सिटी का मंसूबा जो है वो दरअसल वसी रकबे पर फैले हुए कई शहरों पर मुश्तमिल है, और इसका रकबा 26,500 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस मंसूबे के लिए सऊदी अरब की जो हुकूमत है उसने $500 अरब की सरमायाकारी जो है उसका ऐलान किया है। और नियम सिटी 500 अरब डॉलर और मुतअद्दिद शहर हैं। हम अक्सर यहाँ पर बैठकर ये समझते हैं कि नियम सिटी बस एक ही शहर है, ये 10 प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली। बिल्कुल, तो मुतअद्दिद ऐसे शहर हैं जो कि उसके तहत डेवलप किए जा रहे हैं विजन 2030 के, और प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर ही मुश्तमिल है, जिनमें से अभी तक जो है 4 प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया है। उनमें से एक प्रोजेक्ट का नाम है दी लाइन, जिसके तहत तामीर होने वाला जो शहर है उसमें 90 लाख अफराद रिहाइश पजीर हो सकेंगे। 90 लाख एक कर लें, 90 लाख एक, अच्छा 90 लाख एक, ठीक है। अच्छा, इस शहर में 2 इमारतें होंगी जिनकी ऊंचाई 500 मीटर होगी, और जिसको हम कहते हैं कि ऑक्सागॉन दूसरा प्रोजेक्ट है। ये उनका दूसरा प्रोजेक्ट है जो बहीरा अहमर या रेड सी के किनारे के एक साहिली शहर की हैसियत से ये बनाया जाएगा, वहाँ पर साहिल पर होगा, और 2024 में ख्वाहिशमंद अफराद यहाँ रिहाइश पजीर हो सकेंगे। 2024 में, यानी कि इसकी इस हद तक डेवलपमेंट हो जाएगी कि लोग वहाँ पर जाकर आबाद होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी घर मिलना शुरू हो गया वहाँ पे कोई? मेरा ख्याल है आप टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर 2023 आप ये सिलसिला जो है बाय अ हाउस इन ऑक्सागॉन नियम सिटी, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, ठीक है। नियम प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट आ गए, वही रियल एस्टेट डेवलपर, द लाइन नियम, ये सब है भाई। द लाइन, हाउ मच डज नियम हाउस कॉस्ट, इसमें ज़रा डिटेल ढूंढनी पड़ेगी।
सही है। अच्छा, नियोम सिटी का जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो है ट्रोजीना, और जो स्कीइंग के लिए तैयार किया जा रहा है बेसिकली। अब अंदाज़ा लगाएं, सहरा में स्कीइंग की फैसिलिटी, 60 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए इस शहर में पूरा साल स्कीइंग का माहौल होगा, और इस मंसूबे को 2026 तक मुकम्मल करने का जो ऐलान है वो भी किया गया था। तो आप स्कीइंग के शौकीन हैं अगर, तो इसके आसपास करीब भी आप कोई डेरा डाल सकते हैं। कुछ स्कीइंग वगैरह का मेरा वो इतना वो नहीं है। साहिल समंदर आपका ज्यादा, साहिल समंदर कराची वाला उधर भी कराची ढूंढ रहा है भाई। अच्छा, 2029 की जो एशियन विंटर गेम्स है वो भी इसी शहर में मुनक्कद होंगी, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अच्छा, फिर सनदुल नियोम सिटी का चौथा प्रोजेक्ट जो है वो है बहीरा अहमर में एक जजीरे पर मुश्तमिल, जो कि कश्ती रानी के शायक अफराद जो हैं उनके लिए एक शानदार मंसूबा है। बड़े जो भी एंथुसियास्ट हैं, जजीरा, इस जजीरे का रकबा जो है वो 8,40,000 मुरब्बा मीटर है, और इस पर बेशुमार होटल तामीर किए जाएंगे। इस मंसूबे को 2024 तक मुकम्मल करने का ऐलान किया गया है, बिल्कुल सर पे खड़ा है। तो हो सकता है कि अब इतनी, मतलब कितनी तेज डेवलपमेंट इन्होंने की है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, पैसा भी जिसके पास बेशुमार हो तो वो तो 10 दिन में घर बना ले अपना, उसको क्या टेंशन। अच्छा, $2 हमें दे देते यार, ये तो हमारे मंसूबे रुक जाते हैं, हमें दे देते यार, ये तो हमारे हम लोग हैं जिनके मंसूबे रुक जाते हैं, पैसा आ नहीं रहा होता तो हम घर बना के वो ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं कि अब इसकी फिनिशिंग तब होगी जब मजीद कमाई होगी। इनको डील करनी चाहिए हमें सऊदी अरब से कि भाई इसका एक शहर डेवलप करने के लिए हमें दे दो। बहुत लेबर जो है, बहुत लेबर पाकिस्तान से भी गया है वहाँ पर, और बहुत सारों को और भी जाना चाहिए जो कि कोशिश कर रहे हैं और जिनको मुलाजमतें इधर अवेलेबल नहीं है। तो हमारे भी इदारे हैं ना, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उनको दे दिया जाए भाई एक शहर आप डेवलप करें, सीडीए वाले सब लोग मिलकर। हम हमारे यहाँ शहरों में जो कचरा उठा रहे हैं ना, वो कंपनियां भी तुर्की वुर्की से आई हुई हैं, ठीक है, कचरा भी नहीं हम उठा सकते, डिस्पोज ऑफ कर सकते। कराची बिल्डिंग डेवलपमेंट कब्जे हो जाएंगे उधर, चाइना कटिंग मुतारफ हो जाएगी सऊदी अरब में, मैं आपको अगर बताऊं तो। नक्शा क्या बताया मुझे? नक्शा आपने नियोम सिटी का नक्शा जो है वो तैयार करने के लिए बरतानिया, नेदरलैंड्स, अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी कंपनियों का इंतखाब किया गया है, और नियोम सिटी का मंसूबा 3 वजूहात की बिना पर मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है। ये तो हर बड़े प्रोजेक्ट में कर ही देते हैं, वेस्ट वालों का एतराज होगा। अच्छा, इनमें इंसानी हुकूक के मामला, मंसूबे की पायदारी, फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, इंसानी हुकूक खराब हो रहे हैं, नाम खोल के बैठे हुए, उस पर कोई तुम लोगों को इंसानी हुकूक नजर नहीं आ रहे। अच्छा, एक तो यहाँ पर ये एतराज़ है कि इंसानी हुकूक के मामला जो हैं वो ठीक नहीं है, मंसूबे की पायदारी और काबिल रिहाइश होना शामिल है। ये दो बन जाएगा, काबिल रिहाइश, हाँ ये बन जाएगा भाई। सऊदी अरब को आप हल्का ना लें, ये दुबई नहीं बना लिया अरबियों ने। अच्छा, लेकिन बड़े मंसूबों पर एतराज़ हमेशा होते रहते हैं, और ये अवैस की बात बिल्कुल ठीक है। कतर में जो ये वर्ल्ड कप हुआ था उस पर तो खबरें बाकायदा तौर पे छपी थी। अच्छा, मुस्तकबिल ही फैसला करेगा कि इस मंसूबे पर एतराज़ जायज़ है या नहीं है, वो क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट होती है। लेकिन बहरहाल नियोम सिटी का जो प्रोजेक्ट है विजन 2030 मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब को जिद्दत देने का, वो जिद्दत के हवाले से मैं थोड़ी सी आपके लिए डिटेल्स लेकर आई थी। वेलकम बैक जी। कुछ बात करते हैं कि पाकिस्तान में अपने मुआशरे में अपने आसपास अच्छे इंसान कैसे बनाए जा सकते हैं या कैसे पैदा किए जा सकते हैं। ज़ाहिर है एक ज़माना ऐसा था कि जिसमें हमारे आबा अजदाद, हमारे बड़े बूढ़े हमें अच्छा इंसान बनने के लिए तरबियत देते थे। अब हम तरबियत से ज़रा दूर हो गए हैं, ऐसा लगता है हमें। क्या सही लगता है, गलत लगता है, ये हमारे गेस्ट हमें बताएंगे। तरबियत से ज़रा दूर हो गए हम, दुनियावी डिग्रियों और टाइटल्स और उनकी तरफ चले गए हैं, भट्टी और राजपूत और फलाना ढिमकाना, लेकिन हम असल में निकल गए हैं उस रेस से बाहर जिधर के अच्छा इंसान बनना पहले हमने अपने लोगों को सिखाना था। तो ये कैसे किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमें थोड़ा सा फ़लसफ़ा सूझ रहा था तो हमने सोचा कि ये सेगमेंट किया जाए। आपको भी सर इस तरह कुछ फ़लसफ़ा जो है वो अक्सर औकात जो है वो तंग करता रहता है? जी मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, बात यह है कि जब कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है ना किसी किस्म की, फ़र्ज़ करें आपने एक फैक्ट्री बनाई है जिसमें बिस्किट बनते हैं और वो बिस्किट में से मक्खियाँ निकल रही हैं और वो क्रंची नहीं है और ठीक नहीं है, तो उसमें उन बिस्किटों का कोई कसूर नहीं होता। तो आप बिस्किटों को लान तान करना शुरू कर दें तो ये बहुत ही अनवाइज होगा। आप देखिए कि उस फैक्ट्री में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, वहाँ जो उसके टेक्नीशियंस हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उसमें हाइजीनिक कंडीशंस ठीक हैं कि नहीं। तो जो इंसानों की फैक्ट्री है ना, जब बच्चा इस दुनिया के अंदर पैदा होता है तो वो बिल्कुल सच्चा होता है, सलीमुल फितरत होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जिस तरीके से एक शीशा होता है, जो उसके ऊपर अक्स आता है वो उसको वैसे का वैसे लौटाता है। लेकिन उसके बाद जिस किस्म का उसको माहौल मिलता है,
जिस तरीके से उसका रहन सहन होता है, जैसे उसके तालीमी इदारे और उनका मुआशरा होता है, वो बच्चा फिर उसके हिसाब से अपने पैटर्न्स को चेंज कर लेता है। अगर इर्द गिर्द सारे लोग झूठ बोल रहे होते हैं तो बच्चा झूठ को नॉर्म समझ लेता है। देखिए, ये बात सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, आप वेस्ट में जाके देखें, अमूमी तौर पर बच्चे जो हैं वहां झूठ नहीं बोलते। और अगर किसी को आप ये कहें कि यू आर अ लायर, तो वो इस बात को उससे बहुत बड़ी गाली समझता है, जो हमारे यहाँ कोई बहुत कितनी भी बड़ी गाली हो सकती है। इसलिए कि जब मुआशरे के अंदर इस तरह का चल रहा हो कि जिसमें लोग सब सच बोलते हों, तो वो सच एक पैटर्न के तौर पे आ जाता है। तो हम जिस तरह का इंसान यहाँ बनाना चाहते हैं, उस तरह के इंसान बनाने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो घर में मौजूद ही नहीं है। घर के अंदर एक डोमेस्टिक यानी एक बेतरतीबी है। अच्छा, जब आप किसी झूठ है और पैसे की लालच है, घर के अंदर जो बातें हो रही हैं उनमें पैसे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो तमाम चीजें जो किरदार को आला बनाती हैं वो चीजें घर में डिस्कस ही नहीं की जाती। आप किसी एवरेज पाकिस्तानी घर के अंदर देखें, अमूमी तौर पर जो घर में गुफ्तगू हो रही है वो किरदार बनाने वाली गुफ्तगू तो नहीं हो रही, अलबत्ता किरदार बिगाड़ने वाली गुफ्तगू खुद भी हो रही है। और मैं माफी चाहता हूँ आपसे माजरत के साथ, जो स्क्रीन के ऊपर मिल रहा है एनकरेज भी किया जाता है उसको। फलां ने फलां के खिलाफ ट्वीट कर दी, फलां ने फलाना झूठ बोला, फलां ने इतने पैसे खा लिए, फलां ने ये करप्शन कर दी। तो ये सारा कुछ एक, और वो कौन कर रहे हैं? जो जिनको वोट दे के हमने लेके आना है। मिसाल एक सेगमेंट ये है और बहुत से सेगमेंट। तो ऐसे में उस मासूम बच्चे से हम क्या शिकायत करें कि जो कि बड़ा होकर डॉक्टर साहब, इसका जरा पीछे से जायजा लेना शुरू कर देते हैं ना। मुआशरे से पहले हम उस यूनिट पे आ जाते हैं, जो यूनिट बनता है जिससे मुआशरे तश्कील पाते हैं। मिसाल के तौर पे एक घर है, घराना जिसको हम कहते हैं, फिर बाद में मोहल्ला बनता है, फिर मोहल्ले से शहर बनते हैं, शहर से मुल्क बनता है, और फिर नेशन उभरती है। तो पहले वक्तों में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हम अक्सर आज जब अपनी ज़्यादा बुजुर्ग फूफियों या खालाओं से जब सुनते हैं कि आपका रिश्ता अंकल से कैसे हुआ या इस तरह, तो वो बताती हैं कि भाई हमारे तो घर में फाके थे, या वो ये इधर तक भी कहती हैं कि तुम्हारे अंकल की नौकरी चली गई थी तो घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन बस गुजारा करते थे। तो हम फिर अक्सर ये पूछते हैं कि तो रिश्ता हो कैसे गया था अगर नौकरी भी चली गई थी, कमाने को भी कुछ नहीं था, और इस हद तक हालत अबतर थी माली तौर पर। और अब तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि हमने बेटी किसी ऐसे शख्स को दे दी जिसकी नौकरी चली गई हो, चाहे वो कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो। कहेंगे अच्छाई का क्या अचार डालना है जब पैसा कमाने को नहीं है जेब में। पहले वक्तों में जो आबाओ अजदाद हमारे बुजुर्गान होते थे, वो रिश्ता खास तौर पर ये देख कर देते थे कि उस लड़के के बारे में मोहल्ले में बात क्या होती है, लोग कहते क्या है, उसका बाप के बारे में क्या जाना जाता है, चाहे वो डीसी है, एसी है, या वो एक आम आन है उस मोहल्ले में रहने वाला। तो रिश्ते खास तौर पर सर इस चीज को देखकर किए जाते थे कि तरबियत उसकी कैसी है, जेब नहीं देखते थे। अब तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम किसी ऐसे बंदे को बेटी दे दें कि जो सिर्फ अच्छा ही हो और माली तौर पर वो बहुत अच्छा ना हो। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो हमारा नॉस्टैल्जिया होता है ना, कि 30 साल पहले ज़माना इस किस्म का था, 20 साल पहले ज़माना इस किस्म का था, तो एक बात तो हमें समझनी चाहिए कि वो ज़माना डुप्लीकेट कभी भी नहीं हो सकता। जो 30 साल पहले के अवामिल बाहर माशरे में मौजूद थे, जो फैक्टर्स थे, वो अब यहाँ मौजूद नहीं हैं। लिहाजा ये भी मेरे ख्याल में एक बहुत ही इंतहा पसंदी है कि ये कहना कि भाई वैसा ही हम डुप्लीकेट कर दें, वैसा तो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं। लेकिन हम सिर्फ ये देखें कि हमारे ही मुल्क में ऐसा इन्हितात क्यों है। इसके अलावा दुनिया में और मुल्कों में भी इसी तरीके से मादियत ने यानी उरूज पकड़ा है, उनके यहाँ भी इंफॉर्मेशन इसी तरह से आई है, वहाँ भी मीडिया इसी तरह से आया है। वहाँ के मुआशरे किस तरीके से अभी तक फिर भी स्टेबल हैं एज कम्पेयर टू हमारे मुआशरे की फैब्रिक के, उसकी रीज़न ये है कि हमारे मुआशरे में एक मैं तो इसका इस तरफ से शुरू करूँगा, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से एक कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसीज और कंसिस्टेंसी ऑफ द टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव कि 10 साल के बाद हमारा मुल्क कहाँ होगा, 20 साल बाद कहाँ होगा, 30 साल बाद कहाँ होगा, हमारा तालीमी निज़ाम हमें कहाँ लेके जाएगा, इस तरह की कोई प्लानिंग किसी तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती। एक ज़माने में मैं इस पे बात पर बहुत जोर दिया करता था कि कम से कम हम ठीक हो जाएं, हम अपने यूनिट को ठीक कर लें। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से मुझे ये बात बहुत ही यानी तकलीफ के साथ आपके साथ शेयर करना पड़ती है कि हम उस लेवल पर आ गए हैं जहां बॉटम टू टॉप मैं, मेरे अब्बू, मेरे यानी मेरी अहलिया, मेरे बच्चे, हम इनको ठीक कर लें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शिफा यही होगा कि तेज़ बारिश में हमने एक छतरी पकड़ ली है, लेकिन वो जो तेज़ बारिश हो रही है वो बहरहाल हमारे ऊपर उसके छींटे पड़ेंगे। इसलिए अगर हम कुछ चाहते हैं तो हाँ, हम सब लोग हाथ बांध के उन 5-6 पावर स्ट्रक्चर्स की मिन्नत करें
कि ये पॉलिटिशियंस हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारा मीडिया है और हमारे रिलीजियस जो लीडर्स हैं सारे, कि भाई खुदा के लिए इस मुल्क पर तरस खाइए। अब जो है पॉइंट, उस पॉइंट पर हम आ गए हैं, कहाँ छोटे से दिया जलाने से फर्क। ये मिन्नत करने से क्या होगा? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मिन्नत भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारे पावर स्ट्रक्चर्स हैं ये निकले तो हमारे ही माशरे से हैं, हमारा ही ये एक तरीके से एक बड़ा रूप है या बिगड़ा हुआ रूप है, तो ये तो अपने आप को कभी भी सही नहीं करेंगे। तो बस इसका तरीका ये है कि बिस्मिल्लाह करके, कम से कम मेरी नस्ल तो फिर अच्छाई नहीं देख सकेगी, और हो सकता है मेरे बच्चे भी ना देख सकें, क्योंकि ये जो पूरे के पूरी कौमों की तब्दील होने का जो अमल है ये डेकेड्स के ऊपर होता है और बाज़-औक़ात सेंचुरीज पे होता है। तो कोई बात नहीं, हम माली की तरह ये करें, हम में से वो लोग जिनके अंदर ये मिशनरी जज्बा है वो पाकिस्तान में रुके रहें, और वो बच्चे जो ये कहते हैं कि भाई मुझसे तो इतनी हिम्मत नहीं की जाती, उनको कहें कि भाई दिल तो नहीं चाहता कि आप चले जाएं, मगर जाना चाहें तो चले जाएं, लेकिन मैं और आप यहाँ रुक जाएं और हम रुक के अपने आप को ये समझें कि जिस तरीके से गंद के पास कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन वो शख्स खड़ा हो सकता है जो जमादार हो, जिसने उस नाली को साफ करना है, वो मुंह पे कपड़ा बांध के खड़ा रहता है। तो हम में से कुछ लोग, इंशाल्लाह मैं तो हाजिर हूं इस काम के लिए, कि हम यहाँ रुकें और रुक के, और मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में ये कोशिश कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज में हर जगह जाके लोगों को पेरेंटिंग सिखा सकूं, जो मुझे थोड़ी बहुत आती है। पेरेंटिंग का मतलब है ये नहीं कि हम बच्चों को ठीक करें, पेरेंटिंग का मतलब है कि हम पोटेंशियल पेरेंट से ये अर्ज करें कि जब आपके पास औलाद आए तो ये प्रिंसिपल हैं, तो इस पर बिस्मिल्लाह करके आज हम कोशिश करें। और घर में फाका भी हो तो हम ये समझें कि जो मेरे घर में एक बोरी थी दाने की, वो मैंने खेत में डाल दी है, मैं खुद रोटी नहीं खाऊंगा, मगर ये जब खेत के दाने उगेंगे तो इसमें से हजारों गंदुम की बोरियां निकलेंगी और मैं फिर सब में बांटूंगा। तो इस प्रोसेस के अंदर 20-25 साल लगेंगे, तो कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। तो जितने लोग देख रहे हैं कम से कम वो सिर्फ इस गुफ्तगू से हिज ना उठाएं, जितने भी लोगों तक ये आवाज पहुंच रही है वो मेहरबानी करके आज से ये तय करें कि मैं अपने घर के अंदर जो मेरे घर के अफराद हैं उनसे कोई ऐसी बात नहीं सरजद होगी जो कि एक अच्छे पाकिस्तानी से सरजद नहीं होनी चाहिए। यानी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यानी मैं कहीं रिश्वत नहीं दूंगा, यानी अगर सुर्ख बत्ती होगी तो मैं बिल्कुल है। हाँ। और ये मैं और आप अभी फैसला कर लें। और जितने सुन रहे हैं, आपकी काफी अच्छी रैंकिंग है आपके चैनल की, मैंने देखी है माशाल्लाह, और आप दोनों भी माशाल्लाह, चूंकि बहुत ही अच्छे एंकर, सामने तारीफ नहीं करनी चाहिए लेकिन आप मेरे दोस्त भी हैं और आप बहुत ही सोबर और बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं। तो आपकी आवाज जहां जहां तक पहुंचती है, इसका जो क्लिप बनेगा इसको भी हम बूस्ट करते हैं और पूरे इसको मैं भी अपने सोशल मीडिया पे डालता हूं, और हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि भाई हम अपने घर को करें काबू, और उसके बाद इसका जो माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लौना लावे या ना लावे, उसके बाद फिर हम अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं। और इंशाल्लाह जब हम कब्रों में बैठे होंगे और वहां अगर कोई कम्युनिकेशन का सिलसिला होगा तो फिर हमें पता लगेगा कि जो हमने बीज बोया था, तो आज से 25 साल के बाद फिर ये पूरी दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया। अच्छा, एक चीज़ मैं जाऊँगा, ये बात तो सही है, ठीक है। अब हमारे पास चॉइसेस दो ही है ना, या तो हम अपने ऊपर मेहनत कर लें या फिर जो है वो सिस्टम को चेंज करने के लिए काम करें। तो शुरू इसी तरीके से होगा शायद कि हम अपने ऊपर मेहनत करें, फिर उसके बाद सिस्टम की तरफ पहुँचे। एक अच्छा इंसान, या जिसको हम कहते हैं ना बड़ा आदमी, अच्छा आदमी, उसकी कोई डेफिनेशन भी होनी चाहिए हमारे पास। वो है क्या, उसकी जहते क्या क्या है, डायमेंशंस क्या क्या है उसकी? जी बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। तो देखिए, एक है हैवानी सतह। हैवानी सतह ये है कि वो शख्स जो है वो किसी को नुकसान ना पहुंचाता हो लेकिन अपना ख्याल रखता हो। यानी जब उसको भूख लगे तो खाना खा ले, और जब उसने सोना है तो वो सो जाए। ये हैवानी सतह है। अच्छा, एक सब एनिमल सतह है, वो ये है कि अपना फायदा कर रहा हो और दूसरों का भी नुकसान कर रहा हो। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम बहैसियत इंडिविजुअल और बहैसियत मुआशरा हम हैवानी सतह पर भी नहीं है, हम एक्चुअली सब एनिमल लेवल के ऊपर हैं। तो इंसानी सतह यह है कि मेरी जिंदगी में अल्लाह ने जो मुझे सलाहियत दी है, इस सलाहियत का फायदा मुझे भी हो रहा हो, मेरे सिबलिंग्स को, मेरी ऑफस्प्रिंग्स को, मेरी स्पाउस को भी हो रहा हो, और मेरे अलावा ऐसे लोगों को भी हो रहा हो जिनको मैं जानता नहीं हूं। ये इंसानी सतह है। इंसानी सतह में आदमी मुफीद होता है मुआशरे के लिए। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम एक शख्स ये कहता है कि देखो जी मैं तो यूं पैदा हुआ
उसके बाद बड़ा हुआ, मैंने कोई क्राइम नहीं कभी किया, मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, मैंने मैट्रिक किया, एफएससी की, मैं डॉक्टर बना, मेरे 3 बच्चे हुए, तीनों बच्चों को मैंने अच्छा लिखा पढ़ा दिया, और अब माशाल्लाह मुझे दो स्टैंड पड़ गए हैं, अब कुछ अरसे बाद मैं फौत हो जाऊंगा, तो कितनी अच्छी जिंदगी, हम सब कहेंगे क्या आइडियल जिंदगी है। लेकिन मैं बहुत दुख के साथ आपको शेयर करता हूं कि ये फिर भी एट द मैक्सिमम हैवानी जिंदगी है, क्योंकि बकरी भी यही करती है और वो हमसे बेहतर तरीके से करती है। जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, जिसमें हमारी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, वो सब एनिमल लेवल है। तो इंसानी सतह की जिंदगी की तारीफ ये है कि इंसान मुफीद है ना सिर्फ अपने और अपने मुतल्लिकीन के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिनको वो नहीं जानता। और एक इससे भी दुख की बात यह है कि हमारा पोटेंशियल सिर्फ इंसानी जिंदगी का नहीं है, हम सुपर ह्यूमन लेवल, बल्कि हम कॉस्मिक लेवल, बल्कि अगर आप मुझे इजाजत दें, नो वन कैन बी गॉड बट ह्यूमंस हैव अ पोटेंशियल टू लिव एट गॉडली लेवल। तो हम तो इस पोटेंशियल के साथ इंसान दुनिया में आता है, चाहे वो अफ्रीका में पैदा हो या कहीं हो, लेकिन हम ऐसे हैं कि एक मोबाइल फोन ले लिया है 4 लाख रुपए का, और इसमें से सिर्फ मैसेज करते हैं या सिर्फ कॉल अटेंड करते हैं। तो हम इस जिस्म में से कड़ाई गोश्त खाते हैं और फुजला बना के उसको बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद कपड़े पहनते हैं और गर्मी में और सर्दी में सो जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर फौत हो जाते हैं। तो यानी 4 लाख का मोबाइल फोन आपने जो है ये 2 कामों के लिए रख लिया है। तो इसलिए इस बात पर और ये जिम्मेदारी है हमारे इंटेलिजेंशिया की, पॉलिसी मेकर्स की, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स की, और वो फिर आइडियाज दें हमारे जो पॉलिसी मेकर्स को, और पॉलिसी मेकर्स को अपने जाती मफादात से कुछ फुर्सत मिले। अगर एक बात मुझे इन पावर स्ट्रक्चर सबको कहना हो ना, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदा के लिए आप जो भी काम करें, एक लम्हे के लिए सोच लें कि इस काम में मैंने जाती मफादात को प्रेफरेंस दिया है या मुल्की मफादात को प्रेफरेंस दी है। अगर ये ऊपर के लोग ये करने लग जाएं, तो ये हमें जबरदस्ती उस तरीके पे कंपेल कर सकते हैं कि हम एक बाकिरदार जिंदगी गुजारें। ये मेरा ख्याल है। सही। अच्छा, एक और चीज, अब इसी यूं कहिए कि वो कह तो रिजाल में से ऐसे लोग भी निकलते हैं जो हमारे लिए मिसाल बन जाते हैं। हमारे इसी सिस्टम से बहुत सारे लोग निकले हैं, हम कहते हैं जी बड़ा बुरा सिस्टम है, बड़े मसाइल चल रहे हैं, लेकिन आप भी यहीं पर हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मिसाल बनाकर पेश किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर भाई येदी साहब की हम बात कर लें, या मिसाल के तौर पर हम ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ की बात कर लें कि जिन्होंने बिल्कुल नामुसाइद हालात के बावजूद एक ऐसा मकाम हासिल किया जिसको हम कहते हैं कि वाकई भाई ये इन्होंने कमाल कर लिया, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, मुल्क के लिए भी। तो ये लोग क्या इस सिस्टम में जब आते हैं तो क्या ये कोई एक्सेप्शनल सिनेरियो होता है या ये लोग ही एक्सेप्शनल होते हैं? जी खैर, मैं तो उसमें शामिल नहीं हूं और मैं बड़ी ऑनेस्टली ये बात कह रहा हूं, लेकिन बात है ये लोग रूल नहीं होते, ये लोग एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे आपने ये कहा। और अगर ये भी ना हो फिर तो मुआशरा बिल्कुल भी ना खड़ा रहे। और ये कुछ लोग, जैसे मैं टीचर हूं ना जी, तो क्लास में कुछ लोग होते हैं कि जितना भी निकम्मा टीचर हो, कुछ बच्चे ब्रिलियंट होते ही होते हैं, इन स्पाइट ऑफ बैड टीचर और डिस्पाइट ऑफ बैड टीचर। टॉपर सर, बिल्कुल। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप उनको उनको आप मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल, जिसके अंदर से लोग नोबेल प्राइज वाले निकले हैं, आप उस स्कूल में उनको पढ़ा लें, लेकिन कुछ लड़के उस सारे के बावजूद ऐसे होते हैं जो नालायक होते हैं और वो ड्रगीज होते हैं। तो ये जो थोड़े से लोग होते हैं ना, ये ऐसे ये तो कहत के जमाने में भी बंदा कुछ ना कुछ खा लेता है। मैं आपको इसका एक यार्डस्टिक एक बताता हूं। ये देखिए, हमारे जितने इदारे हैं, ये जो इल्म है वो इल्म आगे दे रहे हैं, यानी MBA पढ़ा रहे हैं, MBBS पढ़ा रहे हैं। इदारों का काम सिर्फ इल्म देना नहीं, इल्म को जनरेट करना है। नई बात क्या है? तो हमारे चाहे मजहबी उलमा हों, चाहे हमारे ये जो मेडिसिन के, इंजीनियरिंग के, इनके हों, अगर इन्होंने इल्म को जनरेट किया है, यानी बॉडी ऑफ नॉलेज में नए इल्म का इजाफा किया है, सिर्फ उसी सूरत में किया है जब वो मुल्क से बाहर गए हैं और उनको वहां कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला है। तो यहाँ एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमारी जो हुकूमत है, और हुकूमत से मुराद अब सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि वो तमाम इदारे और वो तमाम पावर स्ट्रक्चर जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, यहाँ यानी पैसे वाले लोग भी हैं, मीडिया भी है, मीडिया भी पावर स्ट्रक्चर है। प्लीज आप इसको ज़हन में रखिएगा कि शायद पॉलिटिशियन से, एस्टैब्लिशमेंट से भी ज्यादा पावरफुल जो है वो मीडिया है। इन सब के जो टॉप के लोग हैं, इन सबको सोचना पड़ेगा कि देखें, ब्यूरोक्रेसी पे तनख्वाह मिलती है, पॉलिटिशियंस अपना पैसा कमाते हैं, बाकी सारे मीडिया भी अपना पैसा कमाता है। इन सब पैसा कमाना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये देखें कि इस पैसा कमाने के सिलसिले में वो मुआशरे की बढ़ोतरी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
ये अब इसमें मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं दुआ कर सकता हूं बस। Absolutely. मेरी अम्मी दाखिल है आईसीयू में, अवैस मेरी अम्मी आईसीयू में दाखिल है, मैं एक उसका बेटा हूं। जो मैं कहता हूं हुक्म करो, मैं क्या करने को तैयार हूं, मैं अपनी अम्मी के पांव दबाने को तैयार हूं, मैं अपना खून देने को तैयार हूं, मैं अपना मकान बेचकर कुछ दवाइयां कीमती लाने को तैयार हूं, लेकिन खुदा के लिए मेरी मां को बचा लें। अब बचाना तो उस डॉक्टर ने है ना, आईसीयू वाले डॉक्टर ने और सर्जन ने बचाना है। अब वो जो आईसीयू का डॉक्टर है और वो सर्जन है, वो मुझे कह रहा है कि आप ऐसा करें, दुआ करें। तो जब डॉक्टर कहता है दुआ करें, हाँ, इसका मतलब होता है कि हमने कुछ नहीं करना। तो मैं और आप दुआ करें एक तो अपनी अम्मी के लिए, ये पाकिस्तान भी तो अम्मी है ना हमारी, अम्मी दादी अम्मा है हमारी, ये नानी अम्मा है हमारी, ये इसके लिए हम दुआ करें। दुआ करके हम ये कहें कि भाई मैं इसके लिए खून देने को तैयार हूं, मैं इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन ऐ मेरे प्यारे डॉक्टर साहबान, खुदा के लिए आप मेरी मां को बचा लें। तो ये हम कहते हैं पॉलिटिशियन से, ये हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, ये हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट से कि खुदा के लिए हमारी अम्मी को बचा लें, खुदा के लिए हमारी। लेकिन अगर हमारी अम्मी मर गई, ये देखिए मैं और भी दुख की बात कर रहा हूं, अगर हमारी अम्मी मर गई तो डॉक्टर को अफसोस जरूर होगा, मगर डॉक्टर उसी दिन उसी तरह से खाना खाएगा जिस तरह खाता है। कोहराम मेरे घर में मचेगा, अगर मेरी अम्मी को कुछ हो गया तो कोहराम मेरे घर में मचेगा। इसी तरह खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान को कुछ हो गया तो ये जो डॉक्टर है ना, ये इन डॉक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन सब के अपने अपने ऑलरेडी घर हैं जहां जाके ये आराम से खाकू लेंगे, सो लेंगे। अब ये बात बहुत दुख वाली है, मगर क्या कहूँ, इनकी इन सब की दूसरी अम्मियां मौजूद हैं। बिल्कुल नहीं, इनका घर मौजूद है। बहुत समझ में आ गई आपकी बात और बहुत पर्टिनेंट पॉइंट्स हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जो आपने उठाए हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। और नाजरीन, इनके साथ हम इस किस्म के कुछ जरा जोड़ने वाले सेशंस करते रहते हैं और करने भी चाहिए, ताकि ये वो बातें हैं जो कि हमारे बच्चे नौजवान सुने और इस किस्म के अशखास से, प्रोफेसर से कुछ सीखें। एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम में बहुत कुछ है। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज भाई बड़ी अहम किताब मैं लेकर आया हूँ। कौन सी? ये किताब ऐसी है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मुझे दे दे, छोड़ लेकर तो आ गया हूँ, ऐसे थोड़ी दूंगा ये। okay. अच्छा, ये बड़ी अहम किताब है और ये किताब बुनियादी तौर पर तर्जुमा है एक अंग्रेजी किताब का। इसका उर्दू नाम है पुरअसर लोगों की 7 आदत। अब ये थोड़ी मतलब था मेरा कि आप मेरे बारे में इतने मेरे से इंस्पायर्ड हैं कि आप दुनिया को लोगों को बताएं, लेकिन दुनिया को मेरे बारे में बताएं। लेकिन चलें ठीक है, मेरी आदत और कुछ ऐसी होंगी, जाहिर बातें ऐसी हर इंसान में होती हैं, कामयाब शख्स में, कि जो पढ़नी चाहिए। तो बजाय इसके कि आप मुझ पे किताब पढ़ें जो कि लिखी जाएगी आगे आने वाले वक्तों में, तो आप पहले ही वैसे सुन लें कि मेरी क्या है, क्या क्वालिटीज। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें बुनियादी तौर पर इसकी सब हेडिंग जो है वो है शख्सियत में मस्बत तब्दीली के ज़बरदस्त असबाक। और ये स्टीफन कवी की बड़ी मशहूर किताब जो कि 1989 में पब्लिश हुई थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसका ये उर्दू तर्जुमा है। और ये तर्जुमा किया किसने है जी? डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने, जो कि सेहत के शोबे से भी पाकिस्तान में वाबस्ता रहे और उसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो इल्म की दुनिया में बड़ा काम किया हुआ है। तो ये किताब ऐसी है कि जो कि मैंने सोचा कि आज आपके सामने लेकर आऊँ मैं और आपको बताऊँ कि भाई इस किताब में क्या ऐसा बताया गया है। बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, बहुत सारी बातें हैं कि पुरअसर लोगों की ऐसी क्या 7 आदतें होती हैं जो कि बड़ी अहम है और उन आदतों को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं ताकि ज़िंदगी हमारी बेहतर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। ठीक है जी। और साबिक़ मामा ने खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने जब हमें ये बुक दी थी तो उनसे भी हमने पूछा, हमने कहा कि क्यों आपने इसी बुक को सिलेक्ट किया उर्दू तर्जुमा करने के लिए। तो उन्होंने खुद भी हमें ये बताया कि वो खुद भी ज़ाती तौर पर इस किताब से किसी हद तक, काफ़ी हद तक बल्कि इंस्पायर हुए। लोगों की ज़िंदगी इस किताब ने चेंज की है। इम्प्लीमेंट करने की बात होती है। बिल्कुल, इम्प्लीमेंट करेंगे तो किताब आपकी ज़िंदगी तब्दील करेगी। कुरान पढ़ लेंगे तो ठीक है, एक बात है, उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर आप देखें सेल्फ हेल्प की कुरान से बड़ी किताब तो दुनिया में कोई नहीं, हो ही नहीं सकती कभी भी। मतलब आप सेल्फ हेल्प आजकल बड़ा एक इन जॉनरा है बुक का, सेल्फ हेल्प। और सेल्फ हेल्प में हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू विन पीपल, इस किस्म की किताबें बहुत हमने देखी हैं। तो उन्हीं में से एक ये भी है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अच्छा, अब मैं आपको 7 हैबिट्स बता दूं। हाँ बताएं। ठीक है, पहली हैबिट जो बताई गई है वो है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब है यू आर द इंचार्ज। आप अपनी जिंदगी
के अंदर जो तब्दीली लाना चाहते हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप कर लेंगे। ढीला जाहिर है अल्लाह ताला का उसमें सारा अमल दखल तो है, लेकिन ये नहीं होता कि जी फैक्टर ऐसे हैं, अवामिल ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, मामलात ऐसे हैं, कुछ नहीं हो सकता। ये ढीलापना ना करें। बिल्कुल आप अपनी ज़िंदगी में जो मस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं उसके लिए अगर आप मेहनत करेंगे तो गालिब इम्कान ये है कि ये तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आएगी। यू आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ। दूसरों पर आप ना वो ब्लेम डालें। तो पहली तो ये चीज़ हो गई, बी प्रोएक्टिव। दूसरी चीज़, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आखिर के बारे में सोचें। गोल विजन जिसको कहते हैं, कि आपने ये सोचा ही नहीं है कि आपने जाना कहाँ है। आप बस में तो नहीं चढ़ जाते किसी भी, चलो जी सड़क पे निकला हूँ, आज मैं किसी भी बस में बैठ जाऊँगा। ऐसा कभी हुआ? मंजिल की तलाश और मंजिल की सोच हमेशा जहन में रहती है। कभी आपने ऐसा किया कि आप चलो भाई एयरपोर्ट चलते हैं, देख लेंगे वहाँ कौन सा जहाज कहाँ जा रहा है, उस पर बैठ जाएंगे। उसके लिए टिकट होना जरूरी है वैसे। जी, आप पहले से प्लान करते हैं ना कि मुझे इस मर्तबा यहाँ जाना है, उसका टिकट इतने का है, उसके पैसे इतने हैं, उसमें वहाँ पर मुझे कपड़े ऐसे चाहिए होंगे, वेदर ये होगा, वहाँ पर मेरी एक्टिविटीज़ ये होंगी। वो प्लानिंग ज़रूरी है। जब तक प्लान नहीं करेंगे, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान, then you are planning to fail. Then you are planning to fail. जी, ये achieve. Planning to fail. बिल्कुल। If you are failing to plan, then you are planning to fail actually. तो प्लान जरूरी है, ठीक है जी। अच्छा, फिर put first things first. पहला काम प्रायोरिटाइज। वेरी गुड। प्रायोरिटी आपको पता होना चाहिए आपके कामों की प्रायोरिटी क्या है। हाँ। जो काम अहम है वो पहले करें, जो काम बाद में करने का है, जो उसकी अहमियत कम है वो बाद में करें। मिसाल के तौर पे खवातीन, आप सोचें कैसी लगेगी कोई खातून, सर्दियां बाद में आनी है, सर्दियों का जोड़ा आज सख्त गर्मी में सिलवा लिया। नहीं सिलवा लिया, अच्छा है, सस्ता सिल रहा था, सस्ता मिल रहा था। नहीं मिल नहीं रहा था ना, बस पड़ा हुआ था। तो गर्म कपड़े और सर्दियों के कपड़े दोनों पड़े हुए थे। खातून ने कहा कि चलो मैं पहले सर्दियों का सिलवा लेती हूँ, गर्मियों का देख लेंगे। जो आई हुई है चीज पहले उसको करनी है आपने। हाँ, तो ये प्रायोरिटाइज करें आप। मतलब बेसिकली पहले काम कर लो, फिर आप तफरी भी कर लीजिएगा। हमें पहले तफरी कर लो यार ज़रा, ये नहीं हो सकता भाई। तो आपके जहन में प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए आपके हर काम की। जो इम्पोर्टेंट काम है वो पहले होने चाहिए, जो नॉन इम्पॉर्टेंट काम है बाद में होने चाहिए। एग्ज़ाम चल रहा है और किसी दोस्त की शादी में जाना है तो भाई एग्ज़ाम पहले उसको कर लो, शादी जो है वो बाद में आप जा सकते हैं, या नहीं भी जाएंगे तो चल जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन प्रायोरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। फिर थिंक विन विन। ये सोचो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। थिंक विन विन। जी, थिंक विन विन यानी कि एवरीवन कैन विन। ये नहीं हो सकता कि जी बस मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। ये वाली क्वालिटी हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों में है। और बहुत सारे लोग ऐसे सोचिए हो ही नहीं सकता। नहीं, उनके पास 1000 बहाने हैं। हाँ। इस काम को करने के, ना करने के हज़ारों बहाने हैं। ठीक है जी। फिर पांचवी हैबिट जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैबिट है वो ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में अपनी राय कायम करने से पहले या जजमेंट देने से पहले या उसके बारे में कुछ बोलने से पहले उसको समझ तो लो भाई। ज़रा डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ तो लो, उसको समझो, पहले सुनो, फिर उसके बाद उस पर अपनी राय दो। हम क्या करते हैं, हम सुनते भी हैं किसी की बात तो इसलिए सुनते हैं कि मुझे जवाब देना है उसका फ़ौरन। भाई समझने के लिए सुन लो। जब आप समझने के लिए कोई चीज़ सुनेंगे तो आपकी जो एक वुसअत है ना जहन की वो बढ़ेगी, आपको पता चलेगा मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, आप जानेंगे, मालूमात में, इल्म में इजाफा होगा। हम समझते हैं ना जी हम पहले से ही आलिम है, कोई बात जो शिफा ने कही है जी मुझे पहले पता है तो ठीक है इस पर क्या, बस तो मामला ख़राब होगा। बड़े लोग जो होते हैं, कामयाब लोग जो होते हैं, वो चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद अपनी राय कायम करते हैं, उसके मुताबिक फिर अमल करते हैं। फिर क्वालिटी नंबर 6 ये है सिनर्जी कायम करें, लोगों के साथ पार्टनरशिप्स कायम करें, लोगों से ताल्लुक बनाएं, कोलैबोरेशंस करें। अगर कोलैबोरेशन नहीं होगी, कोऑपरेशन नहीं होगी तो अकेला वो क्या है, 1 और 1 11। तो हर काम तो आप अकेले नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको कोई सपोर्ट चाहिए होती है, कहीं ना कहीं आपको किसी की हेल्प दरकार होती है। तो ज़रूर किसी से मिलकर थोड़ी बातचीत, अपने गोल को किसी और के गोल के साथ मिलाना और फिर कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना। बिल्कुल। और देख भाई अकेला मैं भी प्रोग्राम करता हूँ तो अच्छा नहीं लगते ना, अच्छा नहीं लगता। छुट्टी में मत जाना शिफा। ठीक है ठीक है भाई, ये बड़ा स्मार्ट आई है ये गेंद। कैसी आई है? अच्छी आई है, वेरी गुड। लेकिन ऐसी चीज़ आती रहती है। तो सिनर्जी कायम करें, उससे फ़ायदा होता है, चीज़ों का रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ। फिर उसके बाद अगली चीज़ हैबिट नंबर 7 वो क्या है जी,
शार्पिन द सॉ, अपने आप को पॉलिश करते रहिए। बिल्कुल, अपने आप को पॉलिश नहीं करेंगे तो अभी भी अपने आप को हर रोज़ इम्प्रूव करना है ना। हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के लिए हमने एक तरबियत ली, फिर उसके बाद आता है क्या, रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं। बड़ा एक्सपीरियंस आदमी होगा लेकिन वो जाके रिफ्रेशर कोर्स करेगा, या कोई नई चीज़ आ रही होगी उसको सीखेगा। डॉक्टर्स रिसर्च करते हैं, आप अंदाजा लगाएं 1960 की कोई दवाई हो और वो आज के दौर में डॉक्टर आपको दे दे जी। कोई रिसर्च होगी, डेवलपमेंट होगी, बुखार तो वही रहता है लेकिन इम्यून हो जाते हैं बैक्टीरियाज और जो भी है ना सिलसिला वायरसेस वगैरह, तो उनको जाहिर है केटर करने के लिए और उनसे डील करने के लिए आज के दौर में आज की दवाई, आज की रिसर्च और आज का डॉक्टर। ये थोड़ी हो सकता है कि 1965 में मेरे दादा जान को एक डॉक्टर ने ये गोलियां दी थी तो वो गोलियां आज तक कायम है और आज तक चलेंगी और आने वाली नस्लों को भी वही गोलियां देनी। वक्त के साथ हिसाब मतलब अपनी तजदीद करते रहें, बिल्कुल अपने आप को स्किल में बढ़ाते रहें। भाई अगर कोई कैमरा पर्सन है तो उसने एक कैमरा चलाना सीख लिया, नए नए कैमरा फिर वो काम करेगा, नए उसके ऑप्शंस आएंगे, नए ऑप्शंस आते रहेंगे। या अगर कोई एंकर है तो अगर वो गुफ्तगू कर रहा है तो उसकी गुफ्तगू मोनोटनी का शिकार हो जाएगी। आपने किताबें पढ़ते रहनी है, लोगों को देखते रहना है, इल्म में इजाफा करते रहना है, वरना बोलने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आप अपने वो क्या कहते हैं, अपनी आरी को तेज करते रहिए और ज़िंदगी में बैलेंस कायम रखिए। फिर आप देखिए कैसे आप पुरअसर लोगों में शुमार होते हैं। तो ये है वो किताब, पुरअसर लोगों की 7 आदत, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने लिखी और ओरिजिनली ये है जी स्टीफन कवी की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ईद उल अज़हा पर जो फिल्में रिलीज़ हुई उनमें एक फ़िल्म थी VIP, और चूँकि VIP है तो ज़ाहिर है फिर VIP प्रोग्राम में बात होनी चाहिए। बात करते हैं VIP फिल्म की, VIP कास्ट, यानी कि हमारे आज के VIP गेस्ट से। हमारे साथ ज़करिया खान साहब हैं जो कि इस फिल्म के लीड एक्टर हैं और नम्रा शाहिद उनके साथ हमें ज्वाइन करी हैं जो कि लीड हीरोइन है इस फिल्म की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान कैसे हैं जी आप लोग, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए इस फिल्म का नाम है VIP, तो पहले ये बताएं कि आप दोनों में से ज़्यादा VIP कौन है? ये इतनी हसीन एक्ट्रेस, लॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड सबसे ज्यादा हसीन और इतनी फेमस एक्ट्रेस, जाहिर बात है ये। गुड, सही है, बिल्कुल ठीक है। तो निम्रा, आप एग्री करेंगी इस बात से कि आप इस फिल्म में VIP हैं? अब जब मुझे VIP बना ही दिया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगी। चलिए, ये बात है जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये आप दोनों की पहली फिल्म है और राना कामरान साहब का भी जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है वो इसी से बेसिकली हो रहा है। तो लेकिन आप लोग इस डेब्यू से पहले भी अच्छा खासा काम कर चुके हैं। हम चाहेंगे नाजरीन को ज़रा वो भी बताएं कि कितनी तपस्या करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे। है। मैं तो कोई पिछले ये मेरा 7वां साल है, लेकिन मैं पिछले 6 साल से ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और 2016 में मैंने अपना पहला ड्रामा किया था और इतने सारे ड्रामास करने के बाद अब हमारी बारी आई है। अब हमें एक बड़ा मौका मिला है और एक फिल्म करने का मौका मिला है, तो बस ये खुशनसीबी है हमारी। और मैंने बॉलीवुड में और हॉलीवुड में दोनों में काम किया था। अरे वाह 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 वाह, देखे बॉलीवुड भी हॉलीवुड हर जगह काम किया। तो तफसील पूछ लूँ मेरे इस काम की सर आपसे? हाँ जी, बॉलीवुड में एक फिल्म की थी धूम धड़ाका, अनुपम खेर, गुलशन ग्रोवर के साथ, और हॉलीवुड में एज एन एक्स्ट्रा मैंने काम किया बहुत फिल्मों में, मिशन इम्पॉसिबल से लेके बहुत बड़ी बड़ी फिल्में। तो कहीं कहीं पे आपको शायद मेरा कटा हुआ हाथ या टांग या शायद कहीं मुंह भी नजर आ जाए, या 2-3 हज़ार फौजियों में वो पीछे जो घोड़े के नीचे वो मरा हुआ था ना फौजी, वो शायद मैं था। अच्छा, ये भी बताएं कि ये जो आपका नाम है जैक, ये क्यों है, और इस जो ओरिजिनल नाम है आपका ये वो ज़करिया है, तो ज़करिया से जैक तक का सफ़र आपने कैसे तय कर दिया? मैं ज़्यादातर अब्रॉड ही रहा हूँ। ज़करिया का शॉर्ट फॉर्म बार जैक ही होता है। आपने बहुत सारे एक्टर्स जैक एफ्रॉन से लेके जैक मूवीज़ के अंदर नाम सुना होगा, तो ये कॉमन नेम है बिकॉज ये हर जगह यूज़ होता है नाम ज़करिया, क्योंकि हमारे
इस्लाम में भी और क्रिश्चियनिटी में भी, जूडाइज्म में भी, बहुत सारे रिलीजन्स में यूज होता है, तो वो शॉर्ट फॉर्म जैक यूज होता है। और वैसे भी अगर कोई नाम बहुत ज्यादा लंबा हो या लेने में लोगों को मुश्किल लग रहा होता है तो उसको इजी करने के लिए शॉर्ट कर देते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। फिल्म के बारे में बताएं, क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, कौन है इस फिल्म में वीआईपी, क्या वीआईपी कल्चर के बारे में बनाई है, किसी वीआईपी शख्सियत के बारे में बनाई है? हु इज वीआईपी? वीआईपी एक फिल्म जो हमने बनाई है, ये ना ही वीआईपी कल्चर पर है, ना ही हमने किसी वीआईपी को टारगेट किया है। ये बेसिकली एक रोम कॉम है और इसके अंदर वीआईपी बेसिकली मीन्स वेला इम्पॉर्टेंट पाकिस्तानी, और यू कैन से वेरी इम्पॉर्टेंट पाकिस्तानी। तो ये एक पाकिस्तानी बंदे पे फिल्म बनाई गई है और क्या कहानी है, किस तरह से एक वेला बंदा इतना इम्पोर्टेंट पाकिस्तानी बन जाता है, ये सब देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी वीआईपी, जो कि इस ईद उल अज़हा पर रिलीज़ हो चुकी है। और मैं चाहती हूँ कि हम सब ने बहुत मेहनत की है। डायरेक्टर राना कामरान, हीरो जैक, हमारी बहुत बड़ी कास्ट है, सलीम महराज साहब, इरफान मोतीवाला, अख्तर हसनैन, एहतशामुद्दीन साहब, सैफी हसन, अकबर इस्लाम, हिना रिजवी, गुलापा, तो सब ने बहुत मेहनत की है और बहुत बड़ी कास्ट है। तो अगर ये फिल्म देखिए तो स्टोरी ज़्यादा समझ में आएगी। और वीआईपी का मतलब है अवाम, हर बंदा हमारे लिए वीआईपी है, क्योंकि सारे मुल्क को वीआईपी बनाने का वक्त आ गया है। और हम वीआईपी यूज करते हैं डेली टर्म्स में, जैसे यार ये चाय बड़ी वीआईपी है, ये कपड़े बड़े वीआईपी हैं, ये हांडी बड़ी वीआईपी है। तो ये हम सब की कहानी है। सही है, बिल्कुल ठीक है। ये होस्ट भी बड़ी वीआईपी है, बिल्कुल, प्रोग्राम बड़ा वीआईपी है। अच्छा, इसमें मैं जब ट्रेलर देख रहा था तो उसके अंदर मुझे नजर आया कि जी वो कुछ सियासी मामला भी नजर आ रहा है, कोई मेयर बनने की बात चल रही है, तो ये क्या स्टोरी है? नहीं, वो एक्चुअली ये दिखाया है कि एक बंदा है जो वैसे हर चीज की कदर करता है, लेकिन अपने वक्त की कदर नहीं करता और अपने आप की कदर नहीं करता, जो कहते हैं सेल्फ लव, शायद वो नहीं है उसमें। तो वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती है जब वो एक मेयर बन जाता है, और वो उस काबिल नहीं है लेकिन उसको बनाया जा रहा है, लेकिन पहले उसे उस काबिल बनाया जा रहा है। अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कैसे उस बंदे को मेयर बनने के लिए काबिल बनाया जा रहा है, कैसे उसकी ग्रूमिंग हो रही है, कैसे उसकी एजुकेशन हो रही है, और कौन क्या कर रहा है, किस तरह उसकी हेल्प कर रहा है। तो फिर मैं कहूंगी उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इसलिए ट्रेलर जो है ना वो जरा सा वो आपके लिए सरप्राइज बहुत सारा छोड़ता है। लोग समझते हैं हमें सब समझ आ गया है। इस फिल्म के अंदर सियासत का छोटा सा पार्ट है, बाकी सारी एंटरटेनमेंट है। फिल्म एक फैमिली फिल्म है, बिल्कुल एंटरटेनमेंट है। और ये सरप्राइज इसीलिए रखा गया है कि ताकि लोग देखें। कुछ लोग तो इसी उसमें देख लेंगे कि शायद वीआईपीज़ के लिए कुछ देखने को मिल जाए और कोई मसाला मिल जाए, लेकिन ये है कि मसाले मिलेंगे लेकिन दूसरे सेंस में मिलेंगे। ठीक है, हाँ, पाकिस्तान की सियासत हो या कहीं की भी हो, या साउथ एशिया की खास तौर पे वीआईपीज़ तैयार होते हैं, उनको तैयार किया जाता है, ग्रूमिंग होती है, फिर आके वो वीआईपी ओहदों पे तैनात होते हैं या फाइज होते हैं। तो ये तो ज़रूर एक, इससे तो मैं अग्री करूंगी। अच्छा, ये बताइए किस चीज़ से इंस्पायर हुए आप और आपने सोचा कि मैं इस फिल्म की कहानी लिखूँ? क्योंकि ज़ाहिर कहानी ज़ाहिर आपने लिखी है। जी, वैसे मैं है तो थोड़ी लंबी स्टोरी, लेकिन बता ही देता हूँ। मैं बचपन में जब बेबी था तो कार्टून बनना चाहता था। अरे वाह। तो थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कार्टून नकली होते हैं, तो सेकंड चॉइस थी एक्टर बनना। सही है। तो तब से मैं जब भी क्लास में जाता, जिधर भी जाता, बस मैं ड्रीम करता रहता, एलियंस आ जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टोरीज दिमाग में बनाता रहता। मैंने कुछ 7-8 बड़ी स्क्रिप्ट, सही वाली, गलत वाली भी बहुत लिखी है। तो बनाते बनाते स्लोली ये डेवलप हुई स्टोरी। मैंने इस तरह इस साइड पे मैं गया, मैंने कुछ मैं चाहता था कि कोई फैमिली स्टोरी हो, और दूसरा हर बंदा सियासत की बात करता है, और वीआईपी और कल्चर टीवी लगाएं तो सारा वक्त न्यूज़ में यही आ रहा है, बल्कि सियासतदान हमारे सुपरस्टार्स हैं पाकिस्तान के। तो मैंने कहा उसका ज़रा एक मसाला, तड़का, फन साइड दिखा दें और उनको भी अच्छा दिखा दें, क्योंकि लोग हमेशा उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो इसमें हमने एक पॉजिटिव, हर बंदे को पॉजिटिव दिखाया। अच्छा, इसके अलावा भी कोई ऐसी फिल्म होनी चाहिए जो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स, इश्यूज, सॉल्यूशंस को प्रमोट करे। तो इस वजह से आई थिंक ये स्टोरी ज़्यादा बेहतर थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जैक, आपने बाहर भी काम किया, पाकिस्तान में भी काम करने का एक्सपीरियंस हुआ, तो फ़र्क क्या है दोनों जगहों पे काम करने में? चैलेंजेस क्या फील हुए आपको दोनों इंडस्ट्रीज़ में? जी, बेसिकली डिफरेंस यही है बजट्स का। बाकी मैंने आप डिफरेंट डायरेक्टर, हर बंदे का अपना नेचर होता है। जो मेहनती होता है उसके पास कम वसाइल भी हों
तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना देता है। हाँ, ये तो और अगर लेजी अच्छा डायरेक्टर ना हो, उसके पास मिलियंस भी हो, तो वो एक सुपर फ्लॉप फिल्म बना देता है। आपने ये हॉलीवुड में भी देखा होगा, बॉलीवुड में भी, पाकिस्तान में भी, जहाँ पे भी, बस बेसिकली मनी, फंड्स और टेक्नोलॉजी की डिफरेंस है, और बाकी कोई खास नहीं। थोड़े प्रोफेशनल ज़्यादा हैं, जैसे आपको अगर डांसर्स चाहिए, एक्स्ट्रास चाहिए, तो वहाँ पे ट्रेन है, यहाँ पे इतने ट्रेन नहीं है। इस तरह की डिफरेंसेस हैं बेसिकली फैसिलिटीज़ वगैरह की। अदरवाइज आई थिंक अगर आजकल जब से डिजिटल दौर आए, जो मेहनत करना चाहे वो कम में भी ज्यादा बना सकता है, एज लॉन्ग एज उसका दिल वहां पर हो। आपकी तरफ आएंगे, आपने ड्रामा और जो छोटी स्क्रीन है उससे निकलकर आप बड़े पर्दे पर अब आकर एक्टिंग कर रही हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, ड्रामास का एक्सपीरियंस और फिर अब मूवी करने का एक्सपीरियंस, और चैलेंजेस क्या आपने फेस किए? इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। और चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि जब हम ड्रामा कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम अपने ओन पर कर रहे होते हैं, जैसे कि वार्डरोब है, या अपना कोई अपने आप को ग्रूम करना है, या कोई स्क्रिप्ट रीडिंग है, या कुछ भी है, वो हम खुद कर रहे होते हैं। और जो फिल्म है, फिल्म में मुझे ये आइडिया हुआ, ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीम वर्क से बनती हैं, और जो आपकी कैप्टन यानी आपके जो डायरेक्टर है वो आपको कमांड देते हैं, वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, फिर चाहे वो डायलॉग डिलीवरी हो, चाहे वो स्क्रिप्ट रीडिंग हो, या चाहे वो आपका स्क्रीन टेस्ट हो, या चाहे आपका लुक बनाना हो, या चाहे आपका वार्डरोब हो। तो मैं ये समझती हूँ कि फिल्म में बहुत ज़्यादा डिटेल काम होता है। ड्रामाज में भी होता है, हमारे ड्रामाज बहुत अच्छे हैं, और अब तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छे होते जा रहे हैं कुछ प्रोडक्शन हाउसेस की वजह से, क्योंकि उनमें भी अब ये चीज़ें आ गई हैं कि बहुत सी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। उन्हें भी अपना सेट परफेक्ट चाहिए, लोगों के कपड़े परफेक्ट चाहिए, सीन्स की कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल ठीक चाहिए उन्हें। तो जैसे जैसे हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो फिल्म क्योंकि राना कामरान की थी, वो उन्होंने पहले काफ़ी फिल्में बनाई हैं एज ए DOP, और पहली बार वो डायरेक्शन कर रहे हैं, तो उन्हें इस चीज़ का आइडिया था कि चीज़ें परफेक्ट होंगी तो ही स्क्रीन पर अच्छी लगेंगी। तो मुझे ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब चूंकि आपने राना कामरान साहब का नाम लिया DOP के तौर पर, तो उन्होंने जी बड़ा ज़बरदस्त काम किया है मुख्तलिफ फिल्मों में, लेकिन अब डायरेक्टरल रोल में उनका ये डेब्यू है, तो आपको कैसा लगा और उनका काम कैसा लगा आपको? उन्होंने बर्ताव कैसा किया? हाउ वाज द फीलिंग, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? जी, एक तो पहली बात एक ख्वाब था उनके साथ काम करना, इतना बड़ा एक नाम। तो लेकिन उन्होंने जब जैसे रोल होता था, बाकी वो बहुत अच्छे होते थे, तो इतने वो सख्त हो जाते थे एज इन पॉजिटिव वे में कि, और सबसे ज़्यादा डांट मुझे पड़ी क्योंकि वो चाहते थे कि परफेक्शनिज्म, वो इतने बड़े एक्टर्स के सामने में आ रहा था। मेरी पहले से उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी स्क्रिप्ट रीडिंग से, ये लेके, वो भी परफेक्शनिस्ट हैं। अगर हम डांस शूट कर रहे होते थे तो 3 रो पीछे एक गमला अगर वो उल्टा होता था, वो थोड़ा सा साइड पे करना होता था, वो जाके ठीक करते थे। तो उनके साथ वो एक परफेक्शनिस्ट हैं, तो लोगों को ये बात नहीं समझ आती थी उनके साथ, और बहुत मुश्किल लगा। लेकिन अब सब बहुत खुश हैं कि वो हमारी बेहतरी के लिए कर रहे थे। अपना भी बेबी था, अपना भी प्यार था, लेकिन वो ये चाहते थे कि हम बहुत अच्छे लगें ताकि पूरा प्रोडक्ट अच्छा लगे। क्योंकि अगर हम इकट्ठे नहीं हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर प्रोडक्ट भी कमज़ोर होता है। अगर और हम अपनी गेम खेलना शुरू कर दें और टीम के लिए ना खेलें तो फिर बहुत नुकसानदेह होता है सबको। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल एक ऐसी मिसाल है कि जब आपको किसी बच्चे की तरबियत करनी होती है, स्पेशली जब पेरेंट्स किसी बच्चे की तरबियत करते हैं, तो वो प्यार से भी करते हैं, उसे डांटते भी हैं, कभी कभी उसे मार भी लेते हैं, कभी कभी खुद ठीक करके दिखाते हैं, कभी कभी उससे माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो राना भाई का बिल्कुल ऐसा ही था। उनका प्रोडक्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हम सब भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो कभी वो हमें डांटते भी थे, कभी प्यार भी करते थे, कभी समझाते भी थे, कभी कोई चीज़ उनसे गलत हो जाती थी तो हमसे सॉरी भी करते थे। अच्छा। तो मैंने उनको बहुत अच्छा एक टीचर, एक बहुत अच्छा डायरेक्टर पाया, एंड उसका जो आउटकम है वो हमें अब नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। और राना कामरान साहब तो खैर कायद-ए-आज़म जिंदाबाद हो या नामालूम अफराद हो, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया हुआ है। माह मीर DOP थे उनके, अब डायरेक्टोरल डेब्यू भी उनका, देखते हैं कि कैसा रहता है। अच्छा, मैं एक चीज़ चाहूँगा यहाँ से आप दोनों से, आप दोनों अपने अपने फिल्म का एक डायलॉग बोल के दिखाएंगे, लेकिन नम्रा जैक के स्टाइल में और जैक आप निम्रा के स्टाइल में बोलेंगे। ज़रा रोल रिवर्स करते हैं हम। छिछोरे, बदतमीज, लड़कियों पे बस स्टॉप पे लड़कियों को छेड़ते हो। वेरी गुड, मजा आया, मजा आया। अच्छा, अब नम्रा आपकी बारी। उतरी वंस मोर।
ओ तेरी वंस मोर, ये अच्छा, ये ओ तेरी तो मुझे लग रहा है कि इस फिल्म का एक अच्छा डायलॉग बन जाएगा जी, बड़ा मशहूर डायलॉग बन जाएगा। ओ तेरी वैसे भी बहुत कहा जाता है जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप लोगों का, हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी आप दोनों का कि आपने वक्त दिया, और आपकी फिल्म की कामयाबी के लिए हमारी दुआएं, और हम भी सिनेमा में जाके देखते हैं कि हमें वीआईपी कौन लगता है इस फिल्म में, हमारी भी राय इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, थैंक यू जैक, थैंक यू निम्रा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करते हैं ADHD के हवाले से। ये क्या डिसऑर्डर है और क्यों आजकल बच्चों में इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है, और कितना एक्चुअली ये प्रेवलेंट है, ये भी हम जानेंगे, और इससे अब बचाया कैसे जा सकता है बच्चों को। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, यासिर मसूद आफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा हमें इसकी डेफिनेशन अगर आप समझा दें कि ये ADHD जो है ये होता क्या है। ADHD एक मेंटल इमोशनल कंडीशन का नाम है, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन का नाम है, जो हमारे 350 से ज़्यादा जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें से एक डिसऑर्डर है। लेकिन जब हम लफ्ज़ डिसऑर्डर कहते हैं तो इसे घबरा नहीं जाना चाहिए कि कुछ चीज़ बिल्कुल ही एकदम गड़बड़ हो गई या ये कोई बीमारी है। नफ्सियात की अक्सर जो डिसऑर्डर्स हैं वो एक स्पेक्ट्रम पे होते हैं, उसकी एक एवरेज होती है, उसका एक बिल्कुल बॉर्डर लाइन होता है, एक एक्सट्रीम कंडीशन भी होती है। तो ADHD इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उर्दू में अगर मैं इसे समझाना चाहूँ तो तवज्जो को मरकूज़ ना कर पाना, बहुत ज़्यादा उजलत और बहुत गैर मामूली तौर पे मुतहरक होना, और हाइपर एक्टिविटी में आप किसी एक काम पर ज़्यादा देर तक तवज्जो और दिलचस्पी कायम नहीं रख पाते। ज़्यादा देर तक क्या, बाज़ औक़ात जो एक्सट्रीम हमारे केसेस हैं, मॉडरेट टू एक्सट्रीम केसेस हैं, उसमें तो बहुत कम स्पैन में हम ढेर सारी एक्टिविटीज़, ढेर सारे हमारी तवज्जो के मरकज़ और महवर जो है ना वो बदलते रहते हैं। सो ये जो अमूमी कैफियत देखने में आती है बच्चों में भी और बड़ों में भी, उसको हम ADHD कहते हैं। और अगर हम ये बात करें कि ADHD कितने बच्चों को होता है, हमारे पास कोई ऐसे नंबर्स या कोई स्टैटिस्टिक्स हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि भाई मिसाल के तौर पर 100 बच्चों में या 10 बच्चों में कितने बच्चों को ADHD होता है आजकल? अच्छा, देखिए, ग्लोबली जो हम फिगर्स की बात करते हैं तो एवरी 10th पर्सन ऑन द फेस ऑफ अर्थ इज़ लाइकली टू एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ ADHD कंडीशन। अच्छा, अब वो वेरी करेगा अपनी इंटेंसिटी में, वो वेरी करेगा अपने डिसफंक्शन में। एक बहुत अहम चीज़ जो नफ्सियात के इन कंडीशंस में देखनी चाहिए कि ADHD को या इस तरह की किसी बीमारी को हम किसी पैमाने से मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन वो अमूमी ज़िंदगी में कितना डिसफंक्शन, कितनी मुश्किल का बाइस बन रही है, उसे पता चलेगा कि अच्छा मामला कितनी शदीद नौइयत का है। सही है। अच्छा, वो क्या हरकतें होंगी कि जिसको हम देखकर आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये चीज़ इसने की है बच्चे ने, और हो सकता है कि ये ADHD हो? 3-4 कंडीशंस भी बच्चों और बड़ों में दोनों के हवाले से बात करूँगा। एक तो ये होगी कि उनको टाइम का एहसास नहीं होगा, टाइम ब्लाइंडनेस हम उसको कहते हैं, कि उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि किस काम पे कितना वक्त चाहिए, कौन सी चीज़ कितनी अहम है और कितने वक्त और तवज्जो का तकाजा करती है। दूसरा ये होगा कि वो एक वक्त में बच्चे बहुत सारी चीज़ें, या बड़े भी बहुत सारी चीज़ें फैला के बैठ जाएंगे, ढेर सारे टास्क उनके सामने होंगे और वो ये टास्क अपने लिए क्रिएट करेंगे। वो बताएंगे मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और हो कुछ नहीं रहा। वो एक शेर था ना कि खुशी है सबको कि ऑपरेशन में खूब निश्तर ये चल रहा है, मगर किसी को खबर नहीं है मरीज़ का दम निकल रहा है। तो वो वाली जो कैफियत होती है ना, वो ढेर सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, फिर ये थोड़े से हसास भी होते हैं, क्योंकि ये चूँकि टास्क अपने बच्चों को ले लीजिए, बच्चा अपना होमवर्क नहीं कर पाएगा। बच्चे को अगर आपने कोई काम करने को कहा कि बेटा उस कमरे से जाकर वो चीज़ ले आओ, तो वो वहाँ गया, पहुँचा और भूल गया। उसके बाद जो है ना अम्मा की सलवातें सुन रहा है और जनाब डांट पड़ रही है। अच्छा, इसके नतीजे में थोड़ा सा और फिर पर्सनैलिटी के ऊपर भी उसका असर पड़ रहा होता है कि थोड़े से हसास भी हो जाते हैं, ये रिजेक्शन सेंसिटिव हो जाते हैं। इनको फिर आप ज़रा तनकीद का निशाना भी बनाएंगे तो भी ये ज़रा जो है ना नाराज़ हो जाएंगे और अपनी खफगी का इजहार करेंगे। तो ये इस तरह की कुछ कंडीशंस होंगी जो बता देंगी कि यहाँ कुछ ADHD की स्ट्रीक्स हैं।
अच्छा सही है। अब दो बातें, एक तो आपने जो पानी लाने वाली बात की है, मेरे साथ तो जो होता है ज़ाती तौर पे वो ये होता है कि पानी के लिए कोई मुझे कहता है तो मैं खुद पी के आ जाती हूँ और उसके लिए नहीं लेके आती, तो ये भी ये भी होता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ADHD है, और हमारे वक्त में अगर थी भी तो किसी को शायद उस तरह से नहीं इतनी अवेयरनेस थी, ना ही इस पर इतनी बात होती थी। और दूसरी चीज़ जो आपने की ना कि ADHD वाले बच्चे बहुत सारा सामान खोल कर बैठ जाते हैं, बहुत सारे काम, तो उसको तो आजकल के दौर में मल्टीटास्किंग कहते हैं। अच्छा, पता नहीं इससे मेरे जो स्पेशली कॉर्पोरेट गुरुज हैं वो कितना इख्तलाफ ही करेंगे। मैं तो बहुत एंटी मल्टीटास्किंग रजीम का कायल हूँ। मल्टीटास्किंग एक वक्त में बहुत से काम करने का नाम नहीं है। आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि आप मुख्तलिफ नौइयत के, मुख्तलिफ किस्म के बहुत से अमूर निमटा सकते हो, ये आपकी सलाहियत है। लेकिन एक वक्त में तो इंसान की तवज्जो एक ही चीज़ पर मरकूज़ हो सकती है। मतलब आप फिर मल्टीटास्किंग ही है ना, ड्राइविंग करते हुए आप फ़ोन अटेंड करने दें, आप ये भी तो मल्टीटास्किंग है। बंदा बहुत अच्छा ड्राइवर है, उसकी मोटर मसल मेमोरी के अंदर आपकी ड्राइविंग की सारी स्किल्स हैं, फ़ोन करने में आप उसको एक बड़ा खौफनाक किस्म का चालान पकड़ा देते हैं, जो पकड़ाना भी चाहिए, इससे भी ज़्यादा पकड़ाना चाहिए। लेकिन मल्टीटास्किंग और चीज़ है, लेकिन एक वक्त में बहुत सारे टास्क्स अपने सामने रख के किसी भी एक टास्क को अकम्पलिश ना कर पाना और टास्क्स की प्रायोरिटी सेट ना कर पाना। एक वक्त में बहुत से टास्क होंगे, मुझे बाज़ार जाकर मैं लेने गया हूँ एक अहम चीज़, मतलब मैं कोई गोश्त लेने गया हूँ, लेकिन बेगम ने कहा अच्छा परसों जो हमने जो सब्ज़ी बनानी है वो भी लेते आए, जो अभी इंतज़ार हो रहा है ना, जो खाना अभी दोपहर को बनना है वो अहम है, वो नहीं भूलना चाहिए, दूसरे को हम कल भी ला सकते हैं। ये जो टाइम के अगेंस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये ADHD के लोग इसको नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। और जो मुनीर नियाज़ी साहब ने थोड़ा सा जिक्र किया वो भी कुछ ADHD का मामला ही था। अच्छा, ये बात आपकी वजह मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ कि मल्टीटास्किंग वैसे कुछ नहीं होती। कंप्यूटर के अंदर भी जो मल्टीटास्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बुनियादी तौर पर कंप्यूटर भी यही कर रहा होता है, वो टाइम स्लाइसिंग कर रहा होता है। बहुत सारे टास्क होते हैं, उसके पास हर टास्क को वो एक छोटा सा मिलीसेकंड का हिस्सा दे रहा होता है और आपको लग रहा होता है कि वो एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहा होता है। तो कंप्यूटर भी एक वक्त में एक ही काम कर रहा होता है, और या फिर उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसर लगे होते हैं जो अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल सही है, मल्टीटास्किंग बड़ा खराफात है। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि अब ये तो हमने देख लिया कि भाई बच्चों की क्या क्वालिटीज़ होंगी, लेकिन तालीमी मैदान में उन बच्चों पर क्या असर होता है जिन पर ADHD हो? देखिए, हमारे तालीमी इदारे, हमारा तालीमी निज़ाम बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। परफॉर्मेंस किस चीज़ पे बेस करती है? असेसमेंट्स पे। असेसमेंट किस चीज़ की हो रही है? गिवन टाइम एंड स्पेस के अंदर कोई टास्क है वो अकम्पलिश करना है, चाहे वो पेपर है, वो होमवर्क है, वो क्लास वर्क है। अब ये ADHD के बच्चे चूँकि अपनी तवज्जो नहीं मरकूज़ कर पाते और उनका वो जो एक गोल्ड फिश मेमोरी कह लीजिए, बार बार उनका फोकस ऑसिलेट करता है, उसके नतीजे में वो अपने टास्क अकम्पलिश नहीं कर पाते। एक तो सबसे, और फिर उसके नतीजे में उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स की तरफ से भी उनकी सरजनिश होती है, वो उनकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी का बायस भी बनती है। तो एक समझिए कि विशेष सर्कल में हम फिर जब इमोशनली मैं अनस्टेबल हूँगा, आम आदमी जिसको ADHD नहीं भी है, ये जहन नशीन कर लीजिए कि अगर वो जज्बाती तौर पर किसी बहरान से गुजर रहा है, सबसे पहले जो दो चीज़ें उसकी मुतासिर होंगी वो होगी उसकी अटेंशन एंड मोटिवेशन। अटेंशन एंड मोटिवेशन दोनों का ताल्लुक डोपामीन से है। डोपामीन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी लिए तवज्जो और आपकी जो मोटिवेशन है दोनों के लिए काम करता है, और इसका जो दुश्मन हार्मोन है वो कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस क्रिएट हो गया, डोपामीन नहीं होगा, डोपामीन नहीं होगा, टेंशन और मोटिवेशन नहीं होगी, जिसके नतीजे में बच्चे अंडर परफॉर्म, बच्चे के बड़े भी अंडर परफॉर्म करेंगे, सलाहियत का मसला नहीं होगा, अंडर परफॉर्म करेंगे, और वो चीज़ एविडेंट हो जाएगी। उसमें उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी का मसला नहीं है। अमूमन मैंने तो ये भी देखा है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि बड़े ज़हीन लोग भी होते हैं। और एक और दिलचस्प तरीन बात आपको बताऊं कि इनके पास एक सुपर पावर होती है जिसको हम हाइपर फोकस कहते हैं। अगर इन बच्चों की अटेंशन किसी एक चीज़ पर आ जाए और इनकी तवज्जो कायम हो जाए और इनकी तमाम तर तवानाइयाँ उस पर मरकूज़ हो जाएं, then they are superhuman beings and they accomplish the task which is otherwise difficult and impossible for certain other people। लेकिन ये exceptions हैं, हमने तो generalized way में देखना है या generalization देखनी है, वो dysfunction cause करती है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि पहले क्यों नहीं होते थे भाई ADHD? हाँ, मतलब आजकल तो आप जाएं किसी बच्चे के बारे में बात करें, उसकी टीचर से, कोई स्कूल में कुछ भी बात करें, जी इनको ADHD है, तो भाई पहले क्यों नहीं होते थे? इसकी दो मुमकिन एक्सप्लेनेशंस हैं या वजाहतें हैं। नंबर एक तो ये है कि शायद पहले भी होते हों, आइडेंटिफाई ना होते हों। ठीक है,
जैसे अब हम थोड़े से इन्फॉर्म्ड इरा में रह रहे हैं, तो हम अब चीज़ों को समझते हैं, बात करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तहकीक ज़्यादा हो रही है, स्टिग्मा ज़रा कम हो रहा है। और फिर जो माहिरीन नफ्सियात हमारे वालदैन और चचाओं, मामाओं, तायों की शक्ल में होते थे, उनको हम जैसे माहिरीन नफ्सियात ने रिप्लेस करने की कोशिश की है। तो वो जो राय कायम होती थी कि बच्चा ये तो निचला नहीं बैठता, बिल्कुल अपने दादा पे गया है या मामू पे गया है, या वैसे माँ की तरफ से आए तो दादा पे जा रहा होता है। अच्छा, उस सूरत में हम अब उसको एट्रीब्यूट कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मेरी एक ज़ाती राय ये है कि शायद हमारे जो जैसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, हमारे मुहर्रकात भी बढ़ गए हैं। मैंने कहा ना, हाइपर एक्टिविटी क्या है? गैर मामूली तौर पे मुतहरिक होना। अब मैं और आप दोनों मुतलवन मिजाज ज़रूर होंगे, इसलिए हमने इन शोबों का जो है इंतखाब किया। अब मुतलवन मिजाजी अब हद से सवा हो जाए तो फिर ADHD हो जाएगी। हो क्यों रही है? मेरे नज़दीक अब स्टिमुलाई बढ़ गए हैं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉज एंड इफेक्ट, मुहर्रक और उसका असर। अब वो बढ़ गए ना, खिलौनों की तादाद, डिजिटल इंगेजमेंट, कितनी ढेर सारी चीज़ों से हमारा डोपामीन जो है वो ट्रिगर होता है, और डोपामीन सेंटर्स डायलेट हो गए, बच्चों के भी बड़ों के भी। अब मोर इज़ लेस। मेरे और आपके दौर में शायद लेस वॉज मोर। तो इस चीज़ ने थोड़ा सा गालिबन अब बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर ADHD कॉज किया। अच्छा, अब इसमें 2 सवाल मेरे जहन में आए ना। एक तो ये कि फॉर एग्जांपल, मतलब हम रेमेडी की तरफ जा रहे हैं, सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। भाई किसी के यहाँ औलाद होने वाली है, तो वो क्या ऐसे काम करे कि उसका बच्चा ADHD का शिकार ना हो? पहले तो ख़ुद को आइडेंटिफाई करें पेरेंट्स के वो ADHD के शिकार तो नहीं हैं, क्योंकि ADHD की एक बहुत बड़ी वजह मौरूसी होती है, हम इनहेरिट करते हैं। नफ्सियाती वजूहात तो होती, मतलब नफ्सियाती बीमारियों की तो 50% अगर मैं एक जनरल एवरेज यूज़ करूं, 50% वजह जो है वो मौरूसी होती। मेडिकल कंडीशंस की भी होती है। आपको डॉक्टर हमेशा ख़ानदान में तो किसी को नहीं था, सो पेरेंट्स को एक तो खुद देखना है। अगर वो ADHD हैं तो ADHD हैंडलिंग और मैनेजमेंट एडल्ट्स की आसान होती है। फिर एटलीस्ट जेनेटिक जीन पूल तो ले लिया बच्चे ने, लेकिन घर के अंदर एक हाइपर एक्टिव माहौल नहीं है, तो नेचर में तो आ गया, लेकिन नर्चरिंग उसके कॉन्ट्रेरी हो गई, तो थोड़ा सा एक बैलेंसिंग फैक्टर आपने डाल दिया। सो ये आपका ओवरऑल एक एनवायरनमेंट है। फिर बराए मेहरबानी परफॉर्मेंस एंजाइटी का शिकार ना करें। बच्चों के सामने कोई बहुत बड़े बड़े जो हैं टारगेट्स उनको ऐसे ना दें जिसके अंदर उनको परफॉर्म करते हुए जब नाकामी का सामना हो तो उस पर उनकी शर्मिंदगी ज़्यादा हो। ये एक अहम चीज़ है। दूसरा जो मैं वालिदैन को कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी डिजिटल इंगेजमेंट रिड्यूस करें, और बच्चों के जो फिज़िकल इंगेजमेंट्स हैं, उनके स्पोर्ट्स हैं, उनकी स्विमिंग है, उनकी क्रिकेट है, घर के अंदर भी भाई खेलना है। तो अब बोर्ड गेम्स तकरीबन ख़त्म हो गई। हमारा कैरम, हमारा लूडो, हमारी मोनोपली, हम तो से उर्दू स्पीक मीडियम, करोड़पति का व्यापार, अब वो करोड़पति का व्यापार हो गया है डिजिटल। अब बच्चा वो गेम खेलता है, उसके अंदर पता नहीं कितने उसको कॉइन्स और क्या नंबर मिल रहे होते हैं। तो उसमें स्टिमुलस और रिस्पांस को जब आप फिज़िकल लेवल पर लेकर आएंगे तो फिर ये साइकोलॉजिकल या न्यूरोकॉग्निटिव लेवल पर जो ट्रिगरिंग हो रही है डोपामीन की, वो कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका बच्चा ऐसा है कि जिसमें आपको लगता है कि ADHD है या कोई ऐसी क्वालिटीज़ उसके अंदर आपने देखी, ऑब्जर्व किया कि जी ये कुछ मामलात ऐसे हैं, मुझे लगता है इसमें ADHD है, तो फिर क्या करें ताकि वो ADHD की जो कैफियत है वो कम हो जाए या वो सही हो जाए? एक तो आप किसी माहिर नफ्सियात से ज़रूर रब्ता करें। इसमें ये डिटरमिन करने के लिए कि ये ADHD की शिद्दत और नौइयत क्या है। ADHD बाज़ औक़ात कुछ कोमॉर्बिडिटी के साथ होती है। कोमॉर्बिडिटी से मुराद है सिर्फ ADHD नहीं होगी, उसके साथ एंग्जाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, मूड डिसऑर्डर्स उसके साथ हो सकते हैं। हमने उनकी साथ ADHD के साथ की अलाइड कंडीशंस को भी देखना होता है। फिर हम देखते हैं कि किस कंडीशन को हम पहले ट्रीट करें तो एज अ रिज़ल्ट ADHD मैनेज हो जाए, या फिर हम ADHD को अप्रोच करें कि बाकी के जो डिसऑर्डरली स्टेट्स हैं वो भी मैनेज हो जाएं। तो एक तो ज़रूर एक माहिर नफ्सियात से रब्ता ज़रूर कायम करें। दूसरे ये बच्चों को मदद दें कि उनके बड़े बड़े टास्क छोटे छोटे टास्क में उनको तोड़ने की कोशिश करें, उनकी छोटी अकम्पलिशमेंट्स को सेलिब्रेट करने की कोशिश करें, उनके डोपामीन को बहुत बड़े टास्क की अकम्पलिशमेंट से मशरूत ना करें, छोटे टास्क की अकम्पलिशमेंट से मशरूत करें। सिर्फ सक्सेस ऑब्सेशन का शिकार ना करें अपने बच्चों को, उनको फेलियर्स, उनकी नाकामियाँ इंड्योर करना भी सिखाएं।
वो उसके नतीजे में भी एटलीस्ट एंडोक्राइनल लेवल पर, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल पर एक मॉडरेशन का प्रोसेस होगा जो उनकी ADHD को कम करने का बायस बन सकता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी यासिर मसूद आफाक साहब, आपका ADHD के हवाले से बात की। और हम एक सेगमेंट आपके साथ वो भी करेंगे कि जो बच्चे जो एक तो हाइपर एक्टिव होते हैं वो बिल्कुल ढीला सिंड्रोम जो होता है ना, उस पर भी करेंगे हम आपसे बात। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कुछ बात करते हैं हीट स्ट्रोक के हवाले से, ये होता क्यों है और इससे कैसे बचा जाए। हमारे साथ डॉक्टर एहतशाम हफीज़ साहब मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन हैं, और इन्हीं से हम जानेंगे कि इसका तदारुक कैसे किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्यों बहुत सारे लोगों को हीट स्ट्रोक नहीं होता और चंद ऐसे लोग होते हैं जिनको हीट स्ट्रोक हो जाता है, वजह? अच्छा, मैं इसमें कुछ थोड़ी सी बुनियादी चीज़ें बताता चलूँ कि हीट स्ट्रोक है क्या। बाय डेफिनेशन आम तौर पर यह होता है कि हमारा जिस्म जो है वो अल्लाह ताला ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि एक्सटर्नल हीट और जो हीट जिस्म के अंदर बन रही है उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो कंट्रोल करता है। ठीक है। जब एक लिमिट से ज़्यादा बाहर वाले फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं, जैसे पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, या इंटरनल फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ज़्यादा हो जाता है और बॉडी उसको रेगुलेट नहीं कर पाती, जो इंटरनल बॉडी का थर्मोस्टेट है वो इसमें से आउट हो जाता है एंड बॉडी कैन नॉट कोप विद आर राइजिंग टेम्परेचर। तो उसमें फिर ये होता है कि जिस्म में थोड़ी सी चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको आप नेक्स्ट स्टेज पे जाके हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक कहते हैं। अब ये क्यों कुछ लोगों में नहीं होता हीट स्ट्रोक के, बेसिकली हम उसकी दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक जिसे आप क्लासिकल हीट स्ट्रोक कहते हैं जो कि अमूमी तौर पर घर बैठे लोगों को होता है या वो लोग जो एग्जर्शन में इन्वॉल्व नहीं हैं। दूसरी वो टाइप है एग्जर्शन वाली, जैसे एथलीट्स हैं। आजकल अगर मैचेस हो रहे हैं किसी हॉट वेदर में तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोन है, एक्सटर्नल हीट का फैक्टर उनमें बहुत ज़्यादा है, रनिंग हो रही है, उसमें फिज़िकल एक्टिविटी है तो इंटरनल हीट भी बढ़ रही है। घर बैठे वो लोग हैं, जैसे हमारे कुछ एज लिमिट्स हैं जैसे बच्चों में, और बुज़ुर्ग जो है हमारे, उनमें कुछ कैपेसिटीज़ कम होती हैं। एनवायरमेंटल जो चीज़ें हैं उनको कोप करने की कैपेसिटी उनकी ज़ाहिर है कम होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में बीमार हैं, ख़ास तौर पे किसी को अगर फालिज हुआ है और वो बोल के नहीं बता सकता कि मुझे प्यास लगी है, ठीक है, ज़्यादा प्रोन, गर्मी है, लोड शेडिंग है, बिजली नहीं है, तो फिर उसमें भी ये रिस्क बढ़ जाते हैं। वो सारे बुज़ुर्ग जो अमूमी तौर पे क्या होता है, बच्चे उनको देख रहे होते हैं, बच्चे अपने काम में मसरूफ़ हो गए, बुज़ुर्ग हैं उनको प्यास लगी है, पंखा बंद हो गया, वट तो उसमें इन लोगों के हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जी एक्सट्रीम ऑफ एजेस बच्चे और बुजुर्ग दोनों इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। अच्छा सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, हमने कहा कि जी जो बॉडी है वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाती, उसकी वजह से होता है, तो कितना आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी का और इन्वायरमेंट का जिसमें ये हीट स्ट्रोक नहीं होगा, और कितना अगर ऊपर नीचे हो जाए तो फिर ये हीट स्ट्रोक होने का इम्कान बढ़ जाता है? अच्छा, नॉर्मली तो ये होता है कि बॉडी किसी भी टेम्परेचर को ट्राई करती है मेंटेन करने की, एक थर्मोस्टेट सिस्टम है, वो उसको रेगुलेट करता है। जो बेसिक इशू होता है कि जब आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर और थर्मोस्टेट दोनों में इशू है, एक्सट्रीम ऑफ एजेस में क्या होता है, वो थर्मो रेगुलेशन बहुत अच्छी नहीं होती। इधर आप कोई दवाई खा रहे हैं इस तरह की जो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाती है, या आपकी डिजीज़ जैसे शुगर है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, वैसे भी आपने देखा होगा। कुछ लोग हैं जिनको पसीना आता रहता है बहुत ज़्यादा, एक आम बंदे से ज़्यादा आता है, और एक पॉपुलेशन वो है जो पानी पीना पसंद नहीं करती बिकॉज ऑफ नो रीज़न, जी हम पानी नहीं पीते, उनको वो एहसास नहीं होता कि उनको प्यास लगी। जी, प्यास लगे भी तो एक घूंट पानी पीते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो वो जब ये सारे फैक्टर्स मिल मिला के ये होता है कि थर्मोस्टेट आपका इतना ख़राब नहीं है, लेकिन बाकी फैक्टर्स इतने डोमिनेंट हो जाते हैं कि उसमें हीट स्ट्रोक के चांसेस हो जाते हैं। तो ये मामला मौत तक कैसे चला जाता है? मतलब एक शख्स को हीट स्ट्रोक हुआ, अब वो हीट स्ट्रोक होने की वजह से उसने पानी वानी पी लिया या बर्फ़ या जो भी, फेंट हो गया उस वक्त, हाँ, तो ये इतना ख़तरनाक कैसे हो जाता है? क्योंकि हमने कुछ कराची में भी जब हीट स्ट्रोक हुआ था, बहुत सारे लोगों को बड़ी हम बात हुई थी उसमें। अभी ये कुछ दिन पहले हमने देखा मर्दान में जी हीट स्ट्रोक हुआ, लोगों को 11 लोग जो है वो मौत के मुँह में चले गए। अच्छा, उसमें जो एक फ़र्स्ट फेज़ जो है आपकी, जिसे हीट एग्जॉशन कहते हैं, उसमें ये होता है कि बॉडी उसको ट्राई करती है एडजस्ट करने की। टेम्परेचर बढ़ गया, बॉडी के पास उसका तरीका क्या है, स्वेटिंग होती है।
हार्ट रेट बढ़ता है, वो सारा ब्लड फ्लो आपकी स्किन की तरफ जाता है, उसमें से स्वेटिंग होती है और वो एयर में एवेपोरेट होता है। अब इसमें से कोई भी चेन में से कोई चीज़ मिसिंग है, अगर एक ओल्ड एज पर्सन है जिसकी ब्लड वेसल्स बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, या हार्ट इतना मजबूत नहीं है कि वो तेज़ी से उसको पुश कर सके, या आपके एनवायरनमेंट में ऐसी गुंजाइश ही नहीं है, बाहर आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जो क्लोज्ड है और 50 डिग्री चल रहा है, हाँ। ठीक है। एक और है कि जी एक स्टेज ये आती है कि आप इतने डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं कि पसीना आने को जिस्म में पानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो आपके बहुत सारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहे होते हैं वो बेसिकली केमिकल बेस हैं, कैटलिस्ट हैं, एंजाइम्स हैं। अब वो उनकी एक लिमिट है, नेचर ने रखी है 106 108 पे जाके वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं, हाँ। ठीक है। अब बॉडी ने ट्राई की कि जी जितना फ्लो था वो स्किन को भेजा जाए, अब उसमें क्या होगा, वो कहीं ना कहीं से तो कंप्रोमाइज करेगी। बिल्कुल सही। इंटेस्टाइन से घुमा के आपने सारा स्किन पे फेंक दिया तो इंटेस्टाइन की ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, आपको उधर से डैमेज मिलेगा, लिवर का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, उधर से डैमेज मिलेगा, जिस्म के अंदर पानी नहीं है, किसी चीज़ को सप्लाई नहीं जा रही है। तो बेसिकली और उसके ऊपर जब एक बंदा बेहोश हो जाता है तो उसमें तो बिल्कुल ही चांस नहीं है कि वो पानी पिएगा। सही है। तो ये इसका मतलब ये है कि मौत की तरफ जाना तो एक एक्सट्रीम मामला तो है, लेकिन मुख्तलिफ ऑर्गन्स में भी इफेक्ट आ सकता है। जी, बेसिकली इसमें यही होता है कि जब हीट स्ट्रोक वाला बंदा बेहोश हो जाता है या उस ज़्यादा बीमार हो जाता है तो इसमें ब्लड सप्लाई जो इफेक्टेड होती है ऑर्गन्स की, पहले ऑर्गन्स इफेक्टेड होते हैं और उनके फेलियर की वजह से बेसिकली मौत वाक़या होती है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट हीट से कुछ हो गया। थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, दिमागी तवाज़ुन अच्छा नहीं रहता, उसके बाद आपका ज़ाहिर ओरल इनटेक नहीं होगा एंड फैमिली डजंट नो कि जी अब इसको करना क्या है। आमतौर पे हमारा जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, जी बुखार हो गया पैनाडोल दे दो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हीट स्ट्रोक थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है, उसमें आपको बॉडी टेम्परेचर ठंडा करना है फिजिकली। आप ठंडी पट्टियाँ करें, उसको ठंडे पानी से नहलाएं वटेवर, लेकिन आपको अर्लीस्ट उसको हॉस्पिटल लेके जाना है क्योंकि इंटरनली बॉडी में पानी कम हो गया, आपको उसको पूरा करना है। और जैसे आपने कराची की एग्जांपल दी, कराची में एक और मेजर इशू ये है कि स्वेटिंग की एक सर्टेन लिमिट है उसको एवेपोरेट करने की। अगर बाहर ह्यूमिडिटी अराउंड 70% चल रही है तो वो तो नहीं वो उड़ेगा, इतना नहीं जाएगा, हाँ, वो उड़ेगा नहीं, पसीना आएगा तो सही, लेकिन एवेपोरेट नहीं होगा, बाहर भी नमी है। बिल्कुल। तो उसकी अच्छा, वजह तो से नमी की वजह से इसलिए भी फिर हीट स्ट्रोक के, क्योंकि हमने कभी कभी ये भी देखा है कि एक तो है वो गर्मी जिसमें लू चल रही है और शदीद टेम्परेचर है, हीट है, धूप है, और कुछ ऐसे मौसम है जिसमें कि बारिश हो गई, उसके बाद हब्स का मौसम बना और हब्स के बाद अब टेम्परेचर जो है वो गर्म है, बादल हैं आसमान पे, वो वाला हीट नहीं आपको लग रही लेकिन गर्मी है, हब्स उसमें हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, उसकी रीज़न यही है कि आपका जो नेचुरल एवेपोरेशन मैकेनिज्म क्या है कि जी एक साइड जहाँ पे नमी कम है वहाँ से एवेपोरेट होकर कम वाली साइड पे जाएगा, क्योंकि हमें लगता है सर पे सूरज है तो हीट स्ट्रोक हो जाएगा। तो वहाँ पे आप दूसरे एंड पे देखते हैं 75% आपकी ह्यूमिडिटी चल रही है तो वो उड़ेगा तो नहीं। बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है कि जी, और उस मौसम में शायद इतनी हवा भी नहीं चल रही होती, बिल्कुल हवा भी बंद होती है, तो आपका वो जो टच मैकेनिज्म है कि जी हवा उसको एयरवेव लेके चली जाएगी, वो भी नहीं है। उसके बाद जो एवेपोरेशन वाला है वो भी नहीं है। सही है। अच्छा, अब एक और सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे, मुझे कि सिम्टम्स क्या होते हैं, किसी इंसान को कैसे पता लग सकता है कि जी उसे हीट स्ट्रोक हो रहा है या होने वाला है? अच्छा, इसमें ये है कि जैसे आम तौर पे आप गर्मी में या हब्स में आपको फील होता है जी समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है, सांस नहीं आ रहा, धड़कन तेज़ हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, यही सिम्टम्स जो है ये सारे थोड़े से वर्सन हो जाते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि सामने वाला बंदा है, स्पेशली आप देखते हैं कि बुजुर्ग हैं कोई, इनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, कोई बात ठीक से समझ नहीं रहे, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, चलना चाहते हैं तो चल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। उसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उनको चक्कर भी आ रहे होते हैं, बीपी आप चेक करते हैं कम होता है, और उसमें जो वार्निंग साइन होता है जिसे आप क्लासिकल हीट स्ट्रोक कहते हैं कि यहाँ पे आके पसीना आना बंद हो जाता है। अच्छा, पसीना आना बंद हो जाता है, इधर से 105-106 डिग्री चल रहा है जी, टेम्परेचर आप चेक करते हैं 105-106 है, पसीना नहीं आ रहा। नहीं तो वो जो ठंडा पसीना है वो भी तो कुछ लोग फील करते हैं। नहीं, वो उस स्टेज पे है जब बॉडी में इतना पीछे फ्लूइड ही नहीं बच गया पसीना आने वाला। तो फ्लूइड नहीं है तो पसीना नहीं आएगा, पसीना नहीं आ रहा, लेकिन वो जिस्म तो तप रहा है, 106 फीवर है, और उस स्टेज पे आप उनको देंगे पैराडोल, पैरास्टामोल या ऐसी कोई भी चीज़, उसका कोई फायदा नहीं है। सही। तो अस्पताल में जब एक पेशेंट को आप ले जाते हैं जिसको हीट स्ट्रोक हुआ है तो उसकी फिर वहाँ पर क्या ट्रीटमेंट हो रही होती है? आइडियली जो हीट स्ट्रोक यूनिट्स हैं वो कोर टेम्परेचर को ठंडा ही करते हैं। कुछ उसके डिफरेंट तरीके हैं, जैसे आजकल AC अवेलेबल है, आप रूम टेम्परेचर कम कर सकते हैं। उससे पहले क्या हुआ करता था, या कुछ सेंटर्स अभी भी करते हैं, ठंडे पानी में लिटा दिया जाता है,
कोल्ड ब्लैंकेट्स दे दिए जाते हैं, और जो आईवी फ्लूइड्स ड्रिप वगैरह जो चल रही होती है उसका टेम्परेचर भी रूटीन से ठंडा होता है। ओके, ठीक है, वो ठंडी करके लगाई जाती है। और एक टाइम पे ये भी था कि बीच में आप जिस्म के अंदर जैसे पेट के अंदर ठंडा पानी भर दिया जाता है नलकी डाल के या जैसे भी, तो उससे कोर टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। और उसमें जो मॉनिटरिंग होती है कि उसमें कंटिन्यूस टेम्परेचर गेज लगी होती है बॉडी में, और वो आपको बताती है जी 105 106 से नीचे आता जा रहा है एंड द टारगेट इज़ अप टू नॉर्मल। ओके, सही है। और उसमें जो ज़्यादा रोल है वो ये सारा ठंडे करने की टेक्निक्स का है। तो ये फिर घर पे भी कर सकते हैं, मतलब किसी को घर पे हीट स्ट्रोक हुआ या कोई इसकी निशानी हमने देखी तो ये सारी चीज़ें घर पे करें? जी, इनिशियली जैसे हम कहते हैं कि जी ठंडी पट्टियाँ रखें, ठंडा पानी डाल दें, ठंडा पानी पिलाएं। पानी उस वक्त पीना शायद बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, उस वक्त वो पेशेंट अच्छा फील नहीं कर रहा होता। ORS दे सकते हैं ठंडा करके, ये शिकंजवी वगैरह ये चीज़ें जो ठंडी स्पोर्ट्स ड्रिंक जहाँ अवेलेबल हैं वो अच्छा खासा बैलेंस्ड फ्लूइड होता है, वो दे सकते हैं। लेकिन उसमें अल्टीमेटली आपको हॉस्पिटल जाना है बिकॉज आपको आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है। सही है। अच्छा, अब कुछ लोगों में ये भी कन्फ्यूजन होती है कि मिसाल के तौर पे एक वो पेशेंट है जिसको कि हीट स्ट्रोक हुआ है और वो फेंट हो गया घर में या गिर गया, बेहोश हो गया, और दूसरा वो है जिसका वैसे ही किसी वजह से गर्मी है लेकिन हीट स्ट्रोक नहीं हुआ, किसी वजह से उसका BP लो हो गया और वो गिर गया। जी, तो इनमें कैसे डिफरेंशिएट करें घर वाले? वो कोई कभी कभी कहते हैं वो BP लो हो गया, इसको बिठाओ, बस ज़रा पंखा शंखा लगा के बिठा दो। वो खुद ही, अब ज़ाहिर है हम हकीम और डॉक्टर सब कुछ खुद भी होते हैं, तो इनमें कैसे डिफरेंशिएट करें कि भाई असल में अगर किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है तो उसको ये कह के घर में ना बिठा लें पंखा लगा के कि भाई वो तो वैसे ही BP लो होके गिर गया था, उस हीट स्ट्रोक नहीं हुआ उसको। अच्छा, मोस्टली जो बीमारियां हैं, चाहे वो मलेरिया की बात कर लें, आप टाइफाइड की कर लें, वैसे रूटीन के छोटे मोटे गला ख़राब में उसमें टेम्परेचर 104 से क्रॉस नहीं करता। अच्छा, ठीक है, इसमें टिपिकली 105 106 टेम्परेचर चल रहा होता है। और आपके पास आपका फैमिली मेम्बर है, यू नो कि जी 2 दिन पहले 1 दिन पहले इसने कोई गला ख़राब, खांसी, कोई पेट खराब, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ ये है कि या थोड़ी देर बाहर गए या ऊपर वाले कमरे में थे, टॉप फ्लोर पे, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो फैमिली कैन टेल बेटर के जी ये हिस्ट्री इसमें क्या है। ठीक है, सही है, ठीक सही। और फाइनली एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, कभी कभी एक खुराकें भी हैं, खुराकों वाला भी एस्पेक्ट है कि कौन सी खुराकें हम ऐसे मौसम में ले रहे हों या लोग बच्चों को दे रहे हों या बुजुर्गों को दे रहे हों कि जिससे अंदर जो उनकी तासीर है वो ठंडी रहे। असल में ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मेडिसिन में हमें हजम नहीं होता ये। अच्छा कि ये ठंडी गर्म वाला, बट स्टिल अगर कुछ लोग फील करते हैं कि उन्हें गोश्त खाने से, मसाले खाने से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हाई साल्ट इनटेक के साथ ये इश्यूज़ होते हैं, फ्राइड चीज़ें, तो उसमें कोशिश करें कि इस मौसम में अगर वाटर एक्सेस नहीं है या आपको लग रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है और आप इतना नहीं पी पाएंगे, तो ऐसी चीज़ ना खाई जाए जिससे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। नमक कम रखा जाएगा तो आपको प्यास कम लगेगी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।